हेलो एवरीवन। तो गाइस सीएमए के अंदर हमारे पास में फास्ट ट्रैक सीरीज में अब नंबर आ गया हमारे एक और प्यारे एक्ट का। नाम है बेटा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आज इसका रिवीजन करने वाले और सेम वही पैटर्न रखेंगे। पहले सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे फास्ट ट्रैक तरीके से और उसके बाद में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पार्टनरशिप एक्ट वाला पार्ट। अब इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, ऑलमोस्ट जितने भी कंसेप्ट है सब कुछ कवर करने वाले हैं। चाहे वो इंट्रो वाला पार्ट हो, टाइप ऑफ पार्टनर्स हो, पार्टनरशिप की टाइप्स हो, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हो, लीगल स्टेटस हो, माइनर का जो भी लीगल स्टेटस होता है फर्म के अंदर, कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि भैया माइनर फर्म में एडमिट किया जाता है एज ए बेनिफिशियरी के रूप में। पार्टनर नहीं होता, ध्यान रखना, वो क्या होता है, बेनिफिशियरी होता है। वो हम पढ़ने वाले हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी पढ़ने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन, और साथ में कॉन्सिक्वेंस भी पढ़ने वाले हैं। तो एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 69। जब एक्ट बनाया गया था उस समय पर सेक्शन नंबर 69 को स्टार्टिंग में परमिशन नहीं मिला था। दैट इज कॉल्ड नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म के रिगार्डिंग बात करता है कि इंडिया के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। बट अगर नहीं होगा रजिस्ट्रेशन तो क्या कुछ डिसएडवांटेज है वो हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले डिसोल्यूशन और साथ में पढ़ेंगे इसका सेटलमेंट वाला पार्ट भी, कि अगर फॉर्म जब डिसॉल्व हो जाती है तो कितने टाइप से डिसॉल्व होती है और कितने टाइप के साथ में हम पढ़ेंगे अपने पास में कि डिसोल्यूशन के बाद का सेटलमेंट प्रोसेस कैसे होता है। तो ये सब कुछ मिलकर बनता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसको पूरा हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो याद करो गाइस, हमने लास्ट सेशन में इंश्योर अपने पास में, इससे पहले हमने सेल ऑफ गुड्स कवर किया था और वहां जाना था हम लोगों ने कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और आपके पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये दोनों की दोनों पहले आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा रह चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में चैप्टर नंबर 7 था जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन को डील करता था। वहीं सेकंड साइड में चैप्टर नंबर 11 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन को डील करता है। मतलब इन शॉर्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट की बुक में देखें तो पूरी मोटी सारी किताब थी, उसी में से सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, उसी में से कॉन्ट्रैक्ट था, उसी में से पार्टनरशिप भी था, इंश्योरेंस नेगोशिएबल सब उसी का पार्ट था। तो सेम पहले फर्स्ट हमारी यहीं पे आती है। आओ पढ़ते हैं, बात करते हैं रिवाइज। तो वर्ड लिखा लॉ, मतलब भैया रूल्स एंड रेगुलेशन। अगेन द वर्ड इज पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जितने भी सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन पढ़ रहे हो वो सारे के सारे पहले चैप्टर नंबर 11 का हिस्सा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। चैप्टर नंबर 7 था सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, 11 किसका था, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। आइए बात करते हैं। अब बाद में क्या हुआ, बाद में इसे अलग कर दिया गया आफ्टर गेटिंग दी असेंट। असेंट बोलते हैं मेरे लाल सहमति को। अभी मैं इंट्रो पढ़ा रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो होता क्या भाई, कॉमन प्रोविजन है कि जब जब कोई एक्ट बनाया गया तो एक्ट के बनाने का तरीका देश में अलग है कि लाओ भैया बिल पास करो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, उसके बाद उस पर सहमति होगी, वोटिंग होगी, फेवर मिलने के बाद में फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, तब जाके वो एक्ट बनता है। बट नॉर्मली यहां अगर आप देखो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था जिसे बाद में अलग किया। तो अलग करने के लिए भी सहमति लगती है। तो सहमति कब मिली, ये सहमति मिली थी बेटा 8 अप्रैल 1932 को। याद रखना 8 अप्रैल 1932 ये वो डेट है जिस दिन सहमति मिली थी कि ठीक है भैया अगर आपको पार्टनरशिप के प्रोविजन अलग करने और अलग बनाना है तो सहमति ले लिया आपने। सहमति मिलने के बाद में ये एक्ट आपके देश पर, आम जनता पर कब अप्लाई हुआ, आंसर है बेटा 1 अक्टूबर 1932। याद रखना असेंट की डेट अलग है और आपके पास एनफोर्समेंट की डेट अलग होती है। तो एनफोर्समेंट जिस दिन अप्लाई हुआ जनरल पब्लिक के ऊपर। बट एक साथ में लाइन लिखी गई है एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 69। मैंने बोला ना आपको, ये सेक्शन शुरुआत में जो कि था नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बात करता था कि अगर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो सेक्शन इनिशियली इंप्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन बाद में इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया था। उसके बाद में अगला वर्ड, क्या मुझे बताओगे ये एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है, कैन यू प्लीज टेल मी। कॉमन सेंस लगाओ, बताओ भैया। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा रहा है और आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके सारे प्रोविजन पूरे देश पर अप्लाई होते हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो ये भी कहां पर है, ऑब्वियस होल ऑफ इंडिया। आई कैन यूज द वर्ड होल ऑफ इंडिया। अब एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं आएगा, याद रहेगा। आगे उसके बाद वर्ड आया हमारे पास में कि पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअली है क्या, क्या पढ़ने को मिलता है इसके अंदर। तो बोला भाई इट इज नथिंग, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। मतलब आप एक अपने पास में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी कहो या हम बोलते हैं इसको एजेंट, याद आया। तो एजेंट मतलब क्या होता है, किसी के बिहाफ पर काम करने वाला व्यक्ति। तो वो तो खाली एक पर्सन की बात की गई, किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है। बट पार्टनर्स ऐसे नहीं होते।
पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट के रूप में भी काम करते हैं और पार्टनर खुद ओनरशिप प्रिंसिपल के रूप में भी काम करते हैं। तो यहां पर पार्टनर्स की एक ड्यूटी है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो वर्ड यहीं से आया, इसलिए लिखा गया एजेंसी का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है? एजेंसी का एक्सटेंडेड वर्जन ये है बेटा पार्टनरशिप, वही वर्ड इसका है। तो ये फर्स्ट राइट हमारे पास में कब बना, कब असेंट मिला, कब एनफोर्समेंट में आया और कहां पे एप्लीकेबल। आगे बढ़ता हूं। अब आया हमारे पास में फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है भाई लोगों? फास्ट तरीके से पढ़ेंगे इसको पूरा। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? अब सुनो बड़ी प्यारी बात। अगर आपने डेफिनेशन को ढंग से पढ़ा है तो आपके सारे प्रोविजन जो एक्ट में आने वाले हैं वो डेफिनेशन से ही कनेक्टेड चलने वाले हैं। अब होता क्या पार्टनरशिप? क्या दो या दो से ज्यादा लोगों का साथ में आके बिजनेस करना पार्टनरशिप? आंसर इज नो। क्योंकि इस पे टॉपिक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में आपके पास में कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बताओ, कि कैसे कंफर्म करोगे कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है। और कभी कभी इसके ऊपर आपके पास में केस क्लोज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां कहानी दे देगा कि दो लोग थे, उन्होंने एक होटल का बिजनेस चालू किया, दोनों आपस में कह रहे हैं प्रॉफिट शेयर करेंगे, बट दोनों ने कहा कि आपस में दूसरे के लिए लायबल नहीं है। तो लोग कहता बताओ पार्टनरशिप है क्या? आंसर इज नो। क्योंकि इसको चेक करने के लिए तीन एलिमेंट चाहिए होते हैं। वन इज अग्रीमेंट, दूसरा हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग, तीसरा है म्यूचुअल एजेंसी। आओ पढ़ते हैं, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो किसे बोलते हैं पार्टनरशिप? बोला पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप रेफर्स टू ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। कौन से पर्सन? हु हैव अग्रीड मतलब होता है अग्रीमेंट। नंबर वन इज कॉल्ड अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, नंबर टू इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, नंबर थ्री ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बनता है प्रोविजन नंबर थ्री, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो आप चेक करना बेटा, तीन पार्ट बनते हैं। पार्टनरशिप का मीनिंग है क्या है भाई? एक ऐसा संबंध, एक रिलेशन है जहां दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में आपस में अग्री करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं। अग्रीमेंट करने के साथ में क्या करते हैं कि कहते हैं भैया हम अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। किसका प्रॉफिट शेयर करेंगे? बिजनेस का। कौन सा बिजनेस होगा? ध्यान रखना, बिजनेस होगा लॉफुल बिजनेस। अगर नहीं भी लिखा तो भी अंडरस्टूड है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल मतलब जिसे लॉ परमिशन दे देता है। और तीसरा क्या है? एक दूसरे के बिहाफ पर काम करना, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। यही तीन शब्द, यही तीन वर्ड मिलके बनते हैं आपकी डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो तीन वर्ड निकाले, अगर पूरा पढ़ोगे तब भी वही मीनिंग निकलेगा। लेकिन तीन वर्ड कौन से हैं? पहला अग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए और एक दूसरे के बिहाफ पर काम करने लोग होने चाहिए। ये तीन एलिमेंट ही बाद में आंसर बनेंगे हमारे पास में कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इन शॉर्ट कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये तीन एलिमेंट मैंडेटरी हैं। एक भी मिसिंग हुआ तो, अगर एक भी मिसिंग हुआ याद रखना, तो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। ओके क्लियर है? आगे आता हूं। अब आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रो वाला पार्ट। तो इंट्रो यहाँ पे खत्म होता है, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ क्योंकि फास्ट तरीके से पढ़ने वाले इसको हम, ठीक है। अब आता है बात हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। चलो भैया, पार्टनरशिप कितने तरह की होती है? देखो लिसन टू मी गाइस, मेनली पार्टनरशिप तीन तरह की होती है, लेकिन एक चौथी पार्टनरशिप अलग से लिखी गई है सिलेबस के अंदर, दैट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। है वो इन्हीं का हिस्सा, है वो तीन से मिला हुआ हिस्सा ही, बट उसमें कुछ प्रोविजन एडिशनल लिखे गए हैं। आओ बात करते हैं। तो पहला हमारे पास में आता है पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप को डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट्स में। अब होता क्या? अब सुनना ध्यान से। पार्टनरशिप एट विल का मतलब, विल मतलब इच्छा को बोलते हैं, समझ, इच्छा को बोलते हैं। तो इच्छा कैसी? मैं एग्जांपल के लिए कि जो लोग पार्टनरशिप फॉर्म खोल रहे हैं, लिसन टू मी गाइस, एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पर नो फिक्स टाइम पीरियड, जहां पर कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि कितने समय तक पार्टनरशिप चलने वाली है। मतलब जो बिजनेस वो करने वाले हैं, अगर वो ये डिसाइड ना करें कि टाइम कितना रहने वाला है, तो ऐसी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। लाइन नंबर वन। अब जो सुनना ध्यान से बात को, जब मैं कुछ बहुत बोलूंगा वो सारे प्रोविजन बोलूंगा, इसलिए सुनते रहना बात ध्यान से। आपने पढ़ लिया, मैं रिवाइज करवा रहा हूं पूरा पार्ट। तो वर्ड आया पार्टनरशिप एट विल का मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पर कोई भी फिक्स ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, ऐसी पार्टनरशिप को किसी भी समय पर डिसॉल्व किया जा सकता है। द वर्ड डिसॉल्व सिंपली मींस कि जो उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ते हैं, तो उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट करना, टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट जो कि था किसके लिए? प्रॉफिट शेयरिंग को लेके और म्यूचुअल एजेंसी को लेके। जिस दिन वो अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कहा जाएगा, नंबर वन। अब क्वेश्चन है पार्टनरशिप एट विल मतलब अगर ऐसी पार्टनरशिप बनाई गई है जहां पर कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, तो ऐसी फर्म डिसॉल्व कब होगी? तो ये हम वहां भी पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ लो। कब होती है? बाय गिविंग ए रिटन नोटिस। अगर कोई भी पार्टनर चाहे तो एक रिटन नोटिस देके बाकी पार्टनर्स को कि अपनी इंटेंशन के बारे में, अपनी सोच के बारे में कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। अब लेट्स सपोज अगर मैं तुम्हारी फर्म का पार्टनर हूं, ठीक है, हमारी पार्टनरशिप फर्म है,
और मेरा है कि भैया कि तुम लोग सही काम नहीं कर रहे हो, तुम इलीगल काम कर रहे हो, अनलॉफुल काम कर रहे हो, और मैं इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा रहना नहीं चाहता, इस फर्म को बंद करवाना चाहता हूं। तो क्वेश्चन इज, मैं एक रिटर्न नोटिस देकर इस फर्म को डिसॉल्व करवा सकता हूं, ये अलाउड है। ओके, आगे आता हूं। उसके बाद आया पार्ट नंबर 2, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पार्टनरशिप। तो स्पेसिफिक का मतलब है बेटा जो किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है। ए पार्टनरशिप फर्म विच इज मेड फॉर फिक्स टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम के लिए 5 साल 10 साल ऐसे समय के लिए जो पार्टनरशिप बनाई जाती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक पार्टनरशिप। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब जिस दिन टाइम पूरा हो जाएगा उस दिन फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, आगे आते हैं। होता ना भैया, जिस दिन टाइम पूरा हो गया उस दिन फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तीसरा हमारे पास में आता है, हमारे पास में पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, जो किसी फिक्स, लिसन टू मी गाइस, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, टाइम नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए या स्पेसिफिक एडवेंचर के लिए जो पार्टनरशिप बनाई जाती है। एग्जांपल सुनना ध्यान से। एग्जांपल के लिए मैंने बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड, किसी रोड का कंस्ट्रक्शन करना था, किसी डैम का कंस्ट्रक्शन करना था, या एग्जांपल लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, रेलवे के ट्रैक्स है, रेलवे पटरी होती है उसके ट्रैक को बिछाना था। तो क्वेश्चन इज, ऐसे में अगर मान लो कहता हूं कि 2 या 2 से ज्यादा लोग आगे आपस में मिलते हैं और बोलते हैं यार एक काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, ठीक है, मिलके काम करते हैं, तो क्वेश्चन ये आया कि क्या कोई फिक्स टाइम पीरियड है? आंसर इज नो, देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड। क्या एट विल है? एट विल भी पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिस दिन पर्पस पूरा हो गया उस दिन क्या होगा इस फर्म का? कॉमन सी बात है, अगर पर्पस पूरा तो फर्म भी डिसॉल्व, अगर पर्पस पूरा तो फर्म भी डिसॉल्व। याद रखना, ऐसे कोई बोलते हैं कि ऐसी पार्टनरशिप जो किसी पर्टिकुलर टास्क या पर्पस के लिए बनाई जाती है उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। तो मेनली पार्टनरशिप 3 तरह की होती है हमारे पास में, एट विल, स्पेसिफिक पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन 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 एक टाइप और आया हमारे पास में, यहाँ पे नाम है क्या बेटा, जनरल पार्टनरशिप। किसको बोलते हैं? सुन लो, इंडिया के अंदर जितनी सारी पार्टनरशिप हैं वो सारी की सारी जनरल पार्टनरशिप ही होती है। मतलब क्या होता है, अब सुनना ध्यान से बात को। एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। और जब जब ये वर्ड आप कहीं भी पढ़ते हो कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर क्या इसका मतलब पर्सनल लायबिलिटी है? आंसर इज यस गाइस, पर्सनल लायबिलिटी, आंसर इज यस गाइस। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि आपकी पर्सनल असेट्स को यूज किया जा सकता है। जब जब किसी पार्टनर की या किसी पर्सन की बात भी करूं तब भी अगर कहीं पर अनलिमिटेड लायबिलिटी या पर्सनल लायबिलिटी वर्ड दिख जाता है, ऑलवेज रिमेंबर इसका मतलब होता है कि उस पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को, पर्सनल असेट्स को, पर्सनल बैंक बैलेंस को, उसको यूज किया जा सकता है बिजनेस के अंदर हुए लॉस को पूरा करने के लिए। तो वर्ड है हमारे पास में, फर्स्ट इज कॉल्ड जहां पर लायबिलिटी के पार्टनर की अनलिमिटेड होती है। दूसरा पार्ट आपके पास में क्रेडिटर जो है वो किसी भी पार्टनर से उसकी पेमेंट मांग सकता है, क्योंकि वहां पर सिंपल सी बात है, ईच एंड एवरी पार्टनर इज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद बोला भाई एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, बट अगर बात माइनर की होती तो बताना। अगर बात माइनर की है, कोई नॉर्मल तो क्या हुआ, सारे के सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सब पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे करेंगे अगर लॉस पूरा नहीं हुआ तो, ठीक है। अब बात सुनो, लेट सपोज हमने पढ़ा माइनर भी तो फर्म में एडमिट हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट द क्वेश्चन इज क्या माइनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? आंसर इज नो, माइनर की लायबिलिटी कभी अनलिमिटेड नहीं होती। वैसे तो बोलते हैं माइनर लायबल ही नहीं होता, बट पॉइंट इज सुनना, अगर माइनर ऐसी पार्टनरशिप का हिस्सा है तो लोग कहता है भैया द लायबिलिटी ऑफ माइनर इन केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप विल बी लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ हिज शेयर। ये बात ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं लिखोगे ना ही ऐसा बताओगे। ऑप्शन में दिया गया, एग्जांपल मतलब क्वेश्चन में दिया गया आपके पास में कि माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड है या माइनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो याद रखना माइनर की लायबिलिटी नहीं होती, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। माइनर लायबल तो होता है बट उतनी अमाउंट के लिए होता है जितना उसका शेयर बनता है उस पार्टनरशिप फर्म में। मतलब उसके प्रॉफिट शेयरिंग है, उसकी कैपिटल का जो शेयर है वो लायबल हो सकता है जनरल पार्टनरशिप के अंदर। ये है मीनिंग हमारे पास में। तो ये था हमारा कौन सा पार्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, रिवीजन हो गया आपका पास का। आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, हमारे पास टॉपिक आता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। फटाफट से खत्म करेंगे पूरा पार्ट है। ओके, आया ट्रू टेस्ट, अभी कुछ देर पहले नाम लिया मैंने। ट्रू टेस्ट का मतलब क्या है भाई? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, मैंने बोला एमसीक्यू मिल सकता है, मैंने बोला आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है इसके ऊपर, कि आपको बोला गया एक बिजनेस है, क्या वो बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है?
क्या किसी बिजनेस को पार्टनरशिप कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? अगर ये प्रश्न बना तो आपको चेक करना होता है तीन बातें। ये क्वेश्चन 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे कहलाता है। तीन बातें कौन सी है? लोग कहता है भैया पहली बात, अगर किसी बिजनेस के अंदर तीन एलिमेंट्स है, सीधा डायरेक्टली यहां सुनो, तीन एग्रीमेंट। पहला कौन सा है? अग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है, अगर आपको चेक करना है कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है, तो आपको चेक करना होगा वहां पर पहला एलिमेंट है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब आपस में अग्री किया नहीं किया, क्या उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं बना। याद रखो, जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के बीच में बनता है कि वो कौन सा बिजनेस करेंगे बाद में और किस किस कंडीशन पे डील करेंगे, जो बातें उसमें लिखी जाती हैं, उसी को बाद में आप बोलते हो पार्टनरशिप डीड बोलते हो। कि जब एक वर्ड सुनना, पार्टनर्स के बीच में बना हुआ अग्रीमेंट जब उसकी रजिस्ट्री हो जाती है तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। याद रखना, उसी डीड में लिखा होता है कि जिस दिन पार्टनर में झगड़ा होगा क्या सॉल्यूशन किया जाएगा। तो पॉइंट ये आया, नंबर 1 इज कॉल्ड, एक पार्टनरशिप होने के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट जरूरी है, नंबर 1। दूसरी बात पे आता हूं, दूसरा बोलता है हमारे पास में, दूसरा बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग है सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। प्रॉफिट शेयरिंग सेकंड पार्ट उसको बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी एविडेंस। मैंने आपको पास आपके नोट्स में एडिशनल बातें भी नोट्स में प्रॉपर दी है। इफ यू वांट टू रीड दैट यू कैन रीड, लेकिन आपको क्लैरिटी पहले से है तो आप बस सुनेंगे समझ में आएगा प्रॉपर्ली आपको। सेकंड पार्ट है, नंबर 1 एग्रीमेंट चाहिए, नंबर 2 प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए। तो याद रखना गाइस, किसी भी पार्टनरशिप में सबसे एसेंशियल एलिमेंट है आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग। इसलिए एक वर्ड लिखा प्राइमा फेसी एविडेंस, मतलब इट इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। ये प्राइमरी एविडेंस है एक पार्टनरशिप होने का। तो भैया अग्रीमेंट तो होना चाहिए, बट साथ में वो सारे के सारे पार्टनर्स इस बात को लेकर तैयार होने चाहिए कि भैया हम आपस में उस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब प्रॉफिट शेयर चाहे वो इक्वल रेशो में करें, चाहे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पीएसआर हो, चाहे वो इक्वल करें या वो कैपिटल रेशो में करें, वो उनकी डिसीजन है। बट पॉइंट इज वो होना जरूरी है, रेशो से कोई भी हो, बट प्रॉफिट शेयरिंग को प्राइमा फेसी एविडेंस माना गया। इसका मतलब ये हुआ, अग्रीमेंट के बाद जो सेकंड चीज चेक करोगे वो ये होगी कि क्या उस बिजनेस के अंदर, जो इसकी बिजनेस का क्वेश्चन आ रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है, क्या उस बिजनेस के अंदर उन लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई है। नंबर 2। नंबर 3 हमारे पास में आता है गाइस, थर्ड वन इज आपके पास बनता है म्यूचुअल एजेंसी। हालांकि मॉड्यूल के अंदर इस पार्ट को इतना बड़ा करके लिखा नहीं गया, रिमेंबर वहां शॉर्ट में बताया गया, बट मैं इसको पूरा बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करता हूं। थर्ड आया म्यूचुअल एजेंसी। किसको बोलते हैं? म्यूचुअल बोलते हैं बेटा आपस में, म्यूचुअल बोलते हैं आपसी को, मतलब एक दूसरे के लिए। एजेंसी बोलते हैं दूसरे के बिहाफ पे काम करने को। तो म्यूचुअल एजेंसी को कहा जाता है कंक्लूसिव एविडेंस। क्या बोलते हैं? इट इज टर्म्ड एज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या हुआ कि आपने डिसाइड किया अग्रीमेंट, ठीक है भैया, आपने कहा प्रॉफिट शेयरिंग की बात भी कर रहा है, बोला ठीक है भैया, दो चीजें हो गई। बट अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तब भी बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो कंक्लूसिव मतलब कंक्लूड करने वाला। फाइनल पार्ट क्या है कि अगर पार्टनर्स के बीच, बिजनेस के बीच में, लोगों के बीच में कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, मतलब एक दूसरे के लिए वो लायबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, या आई कैन यूज द वर्ड वो एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एजेंट के रूप में काम करने को तैयार नहीं है, तो बेटा वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। इसलिए इसी को कंक्लूसिव एविडेंस कहा गया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन पूछा गया और पूछेगा बताओ भैया, एग्जाम्पल मैंने ऑप्शन दिया ना कि राम एंड श्याम थे, दोनों ने बोला कि हम होटल का बिजनेस करेंगे, एग्जांपल के लिए, ठीक है, और बोला होटल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपस में एग्री कर लिया, उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल रहेगा, बट लास्ट में बोला कि अगर लॉस हुआ तो ना तो राम लायबल है ना ही श्याम लायबल है। माय क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ने लिखा डिफाइन एक्सप्लेन द स्टेट द प्रोविजन, रिमेंबर, जिसकी वजह से पार्टनरशिप, ये बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं ये बताओ। तो क्वेश्चन इज क्या मिसिंग है? मिसिंग है कंक्लूसिव एविडेंस। इसका मतलब आपको उसके आंसर के अंदर मेन प्रायोरिटी पे लिख के आना होगा कंक्लूसिव एविडेंस। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो जो पार्ट मिसिंग है उसके बारे में लिख के आओगे। तो सेम पॉइंट यहां पे बोला हमारे पास में कि गाइस कंक्लूसिव एविडेंस हमारा है कौन? म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी अगर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है तो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, ये बात याद रखना हमेशा। इज इट क्लियर? तो ये टॉपिक हमारा कौन सा? ट्रू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप वाला। अब आता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फर्स्ट क्लियर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्लियर, और उसके इंट्रो वाला क्लियर, और टू टाइप भी क्लियर हमारे पास में। अब बताओ अगले टॉपिक के ऊपर। द नेक्स्ट वन इज गाइस माइनर्स पोजीशन। इस पे भी अलग से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इस पे एमसीक्यू पूछ सकता है, इस पे कंप्लीट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पढ़ना? माइनर्स पोजीशन इन ए पार्टनरशिप। अब बताओ भाई लोगों, कुछ बातें आपसे कर ही ली जाए, पहले समझो ध्यान से बात को। एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये बनता है कि माइनर होता कौन है। मैं चलो यहां पे इसको चार्ट बनाता हूं, ठीक है। पॉइंट इज लीगल स्टेटस ऑफ माइनर। एक माइनर का लीगल स्टेटस क्या है इन ए पार्टनरशिप? इन ए पार्टनरशिप थोड़ा चार्ट बना के इसे डिफाइन करता हूं आपको मैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन आया कि एक माइनर को एक फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है, हाँ या ना? टेल मी, पहला क्वेश्चन ये बनता है, सोचो, गेस करो। क्या एक माइनर को एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिट किया जा सकता है, हाँ या ना? आंसर इज यस, हम पढ़ चुके हैं। द पॉइंट इज ए माइनर कैन बी एडमिटेड, ए माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप फॉर प्रॉफिट्स ओनली। बट अगर आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए आएगा, वो लॉस बियर नहीं करेगा, प्रॉफिट्स ओनली। इसीलिए उसे एक नाम दिया जाता है जो बोलता है बेनिफिशियरी। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है कि माइनर कौन होता है फर्म में, माइनर इज नॉट ए पार्टनर गाइस, माइनर इज ओनली ए बेनिफिशियरी, याद रखना। ओके, आगे आता हूं। सर पार्टनर क्या होता है फिर? पार्टनर प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करता है भाई। माइनर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया? प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आया, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड आता है मेरे पास में, क्या माइनर को अगर फर्म में एडमिट किया गया, तो मेरा पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जब एडमिट करोगे उसको तो क्या आपको मेजॉरिटी कंसेंट चाहिए, ये सबकी सहमति चाहिए? सो क्वेश्चन है कि माइनर का जब एडमिशन होता है तो ऑल दी पार्टनर, सबका कंसेंट जरूरी है, या अगर 75%, मतलब मेजॉरिटी बोलते हैं 75% को बोलते हैं, अगर मेजॉरिटी पार्ट रेडी है तो रेडी है, उसको एडमिशन हो जाएगा? आंसर इज, सुनो ध्यान से, अगेन ये क्वेश्चन चेक कर लो अपना। तो पॉइंट है गाइस, हमारे पार्टनरशिप एक्ट में कहीं कहीं पे लिखा है मेजॉरिटी, कहीं पे लिखा है ऑल दी पार्टनर। ऑल मतलब 100% को बोलते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि कब मेजॉरिटी चाहिए होती है और कब आपको 100% कंसेंट चाहिए होता है। याद रखना, हम यहां बोलते हैं ऑल दी पार्टनर्स, ऑल दी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर फर्म के अंदर होते हैं उन सबका कंसेंट रिक्वायर्ड है किसी माइनर को फर्म में लाने के लिए। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर कोई एक पार्टनर भी तैयार नहीं है तो माइनर को फर्म में एडमिट किया नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात आती है, क्या माइनर के पास यह अधिकार है कि वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर पाएगा? आंसर इज यस। तो क्या यूज द वर्ड, माइनर कैन कॉपी भी कर सकता है, कैन इंस्पेक्ट, वो इंस्पेक्शन भी कर सकता है, और वो एक्सेस चेक भी कर सकता है, किसको बेटा? द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो चेक कर सकता है, कॉपी कर सकता है और इंस्पेक्ट भी कर सकता है। ये राइट उसके पास दिया है, लो ने राइट दिया है। तीसरा है हमारे पास में, क्या माइनर के प्रॉफिट शेयरिंग को, अगेन क्वेश्चन, क्या माइनर का जो प्रॉफिट शेयर बन रहा है, क्या उस प्रॉफिट शेयर को अगर फर्म में लॉस हुआ, देखो माइनर पर्सनल लायबल नहीं है, मतलब माइनर अपने घर से पैसा लेके नहीं आएगा, बट द क्वेश्चन इज, अगर माइनर के को प्रॉफिट शेयर मिला फर्म के अंदर, तो क्या उसके प्रॉफिट शेयर को फर्म के लॉस को चुकाने के लिए यूज किया जा सकता है? आंसर इज यस गाइस, याद रखना, माइनस प्रॉफिट इन शेयरिंग कौन सा? कैन बी यूज, उसे यूज किया जा सकता है, किसके लिए? फॉर द लॉस ऑफ द फर्म या फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म के कामों के लिए उसको यूज किया जा सकता है। ये बन गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक, आगे आता हूं। अगला पार्ट बना, सोचो यहां पर एक क्वेश्चन आता है, ये है इंपॉर्टेंट जो अभी बताने वाला हूं, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से बात को। एक बात बताओ, माना आप बुक ऑफ अकाउंट चेक कर पाएगा, माना आपके पास में उसको एडमिट भी कर लोगे, माना उसका प्रॉफिट शेयरिंग यूज भी कर लोगे, बट द क्वेश्चन इज, एक बात तो क्लियर है, माइनर पर्सनल लायबल नहीं है, लायबल पर्सनल लायबल नहीं है, बट एक क्वेश्चन ये आया कि मान लो माइनर था, अगर मान लो मैं था, एग्जांपल मैं 17 साल का था, तो मुझे एक फर्म में एडमिट कर लिया गया था, आई वाज 17 ईयर्स, तो मुझे एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लिया गया था। क्यों कर लिया गया था? बिकॉज मैं कैपिटल लेके आ रहा था, इसलिए एडमिट कर लिया गया था। तो क्वेश्चन ये आया कि जिस दिन मैं 18 साल का हो जाऊंगा, आप जानते हो माइनर में दो केसेस होते हैं, माइनर किसे बोलते हैं, नॉर्मली हम पढ़ चुके पहले भी, माइनर मतलब एक व्यक्ति जो 18 साल का एज गेन कर चुका हो या फिर 21 साल का एज, ये दोनों प्रोविजन अलग है। एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, 18 साल मतलब वो एज है जब मेजोरिटी मिलती है। इन शॉर्ट, एक पर्सन विल बी टर्म्ड एज मेजर व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 18 इयर्स एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट। बट कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, माँ बाप नहीं होते, गार्जियंस होते, सुपरवाइजर्स होते हैं, रिमेंबर बचपन में गुजर गए थे माँ बाप, तो वो बच्चे 21 साल में मेजर बनते हैं एज पर द गार्जियन वार्ड्स एक्ट 1890, रिमेंबर। तो ये हम पढ़ चुके, पहले ही पढ़ चुके, बट पॉइंट ये आता है कि जिस दिन मैं मेजर हो जाऊंगा, माइनर बन गया मेजर, है ना, राजू बन गया जेंटलमैन। क्वेश्चन ये आया कि माइनर जब मेजोरिटी गेन कर लेता है तो क्या अब वो पार्टनर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये है क्वेश्चन जिस पे आपका एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है अकेला इस प्रोविजन के ऊपर। ये नहीं कि इस पे पूछेगा आपसे, पॉसिबली एग्जाम में आपसे स्पेसिफिक इसी प्रोविजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है अलग से। तो क्वेश्चन ये आया कि जिस दिन माइनर मेजर बन गया, मतलब ही अटेन्स द एज ऑफ मैच्योरिटी, क्या उसे पार्टनर माना जाएगा, यस और नो? तो क्वेश्चन आते हैं, दो बातें सुनो भाई लोगों। पहली बात आती है कि दो केस बोलता हूं। नंबर वन केस, फर्स्ट केस इज, उसने, लिखता हूं, व्हेन माइनर अटेन्स मैच्योरिटी,
जब माइनर ने मेजोरिटी गेन कर ली उस दिन क्या होगा? तो लोग कहते हैं जिस दिन 18 साल का हो जाएगा दो केस बनते हैं। पहला केस आता है कि उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। किस बात का? कि ही वांट्स टू बिकम ए पार्टनर और नोट। दो बातें होती हैं। ए पब्लिक नोटिस वो भी कितने टाइम में? लिख लो विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने प्रोविजन है। जिस दिन से उसने मैच्योरिटी गेन की होती है ना, उस दिन से लेके 6 महीने काउंट कर लो। अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। पब्लिक नोटिस मतलब भैया एटलीस्ट कम से कम 2 न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश करवाना पड़ेगा, एक इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर और हिंदी वाला। हिंदी वाला मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला, मतलब कि जहां की जो लोकल लैंग्वेज है उस न्यूज़पेपर के अंदर। तो 2 न्यूज़पेपर में उसे एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, या ऑफिशियल गजट में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, या रजिस्ट्रार को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये सारे अमाउंट कौन से हैं? रजिस्ट्रार को देना, न्यूज़पेपर में देना, और गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजट जहां पे गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है वहां पे इंफॉर्मेशन देना। तो ये है पब्लिक नोटिस का तरीका। तो लोग कहता है भैया बताओ पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा किस बात का? 6 महीने के अंदर कि ही वांट्स टू बिकम ए पार्टनर नोट। मतलब क्या वो ही वांट्स टू बिकम ए पार्टनर, कि वो पार्टनर बनना चाहता है, बिकम ए पार्टनर। उसकी चॉइस है, यहां पर मैंडेटरी नहीं है बनेगा बनेगा। ही वांट्स टू बिकम ए पार्टनर और नोट, या नहीं बनना चाहता, ये उसकी चॉइस का पार्ट है। बट अगर बनना चाहता है तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि अगर माइनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो और 6 महीने बीत गए तो? आया ना क्वेश्चन। मतलब इफ माइनर फेल्स टू प्रोवाइड पब्लिक नोटिस, आई कैन यूज द वर्ड पॉइंट नंबर 2, द प्रोविजन नंबर 2। ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर 2 इज कॉल्ड इफ माइनर फेल्स, इफ ही फेल्स, ही फेल मतलब जो माइनर मेजर बन चुका है, इफ ही फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस, गिव पब्लिक नोटिस, अगर वो पब्लिक नोटिस देने में फेल हो जाता है, नोटिस नहीं दे पाता, तब क्या होगा? अब आया क्वेश्चन। अब बताओ। तो पहली बात तो क्लियर है गाइस कि 6 महीने के अंदर उस माइनर को मेजॉरिटी गेन करने के टाइम पर, या जिस दिन से वो एडमिशन लिया था उससे लेके अब तक वो मेजर हो चुका है, तो उस केस में उसे 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है। नहीं दिया तो क्या है? अब सुनना, अगर नोटिस दे दिया कि वो पार्टनर बनना चाहता है तो याद रखना उसे पार्टनर मान लिया जाएगा, ही बिकम्स ए पार्टनर। अब वो माइनर पार्टनर बन जाएगा अगर चॉइस किया तो। बट अगर नहीं किया तब क्या है? तो लोग कहता है इफ ही फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस विद इन 6 मंथ्स, तो उस केस में बेटा वहां भी उसे ऑटोमेटिकली पार्टनर मान लिया जाता है। ही विल ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज पार्टनर, उसे एक पार्टनर मान लिया जाएगा, चाहे वो बनना चाहता था या नहीं बनना चाहता था। तो इन शॉर्ट 6 महीने के अंदर अगर नोटिस नहीं दिया तो उसे पार्टनर ट्रीट कर लिया जाएगा। आप खुद चेक करो, यहां 2 चीजें निकल के आई। पहली बात निकल के आई कि खुद की चॉइस किया, तो चॉइस को बोलते हैं बाय हिज ओन इलेक्शन। दिस प्रोविजन इज टर्म्ड एज पार्टनर, माइनर बिकम्स पार्टनर बाय हिज ओन इलेक्शन, बाय हिज ओन इलेक्शन, अपनी मर्जी से, अपने इलेक्शन से, अपनी चॉइस से पार्टनर बन गया। ये कौन सा है? यहां भी पार्टनर बना, बट कैसे? बाय फेलियर टू गिव पब्लिक नोटिस, बाय फेलियर टू गिव पब्लिक नोटिस, कि वो पब्लिक नोटिस नहीं दे पाया तो वो पार्टनर बन गया। तो दोनों केस में बन तो गया पार्टनर ना भाई, सोचो कैसे करो। इन दोनों के दोनों केस के अंदर क्या बन गया? वो दोनों केस में बन गया पार्टनर। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर वो पार्टनर बन गया तो अब बात समझ रहे हो कब कब पार्टनर बन सकता है? ठीक है, तो अगर दोनों केस में पार्टनर बन गया तो सोचो, लगाओ दिमाग, जिस दिन वो माइनर के रूप में फर्म में आया था, जिस दिन मतलब मैं 17 साल का था जब फर्म में आया था, और 1 साल तक 18 का होने तक मैंने खूब मजे लिए। मजे मतलब मैंने कोई लॉस बियर नहीं किया, मैंने कोई एक्सपेंस बियर नहीं किया, फर्म के जितने भी नुकसान थे फर्म ने बियर किए, मैंने बियर नहीं किए। और फर्म का मतलब होता है ऑल द पार्टनर्स। जब ये फर्म यूज करता है फर्म, फर्म मतलब ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर को कलेक्टिव फॉर्म में फर्म कहा जाता है, और इंडिविजुअल पर्सन को पार्टनर कहा जाता है। ये बात पता है? अब बात सुनो आगे। तो क्वेश्चन है क्या उस पार्टनर की लायबिलिटी उसके पार्टनर बनने के बाद से शुरू होगी, या उस माइनर जो मेजर बन चुका है, जो पार्टनर बन चुका है, वो पार्टनर जो माइनर था पहले, रिमेंबर, अब मेजर बन के पार्टनर बन गया दोनों केस के अंदर, तो क्या उसकी लायबिलिटी पार्टनरशिप जिस दिन बन गया मेजोरिटी के बाद से शुरू होगी, या जिस दिन वो फर्म में एडमिट किया गया था उस दिन से उसकी लायबिलिटी शुरू हो जाएंगे? मतलब क्या उसको पिछले तक का पैसा पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस। याद रखना, याद रखना, द पर्सन, द पार्टनर विल बी हेल्ड लायबल, विल बी हेल्ड लायबल। उसकी लायबिलिटी कब से है? लायबल, लायबल कब से? रेट्रोस्पेक्टिवली। एक वर्ड लिखा जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली। द वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है पास्ट, पास्ट से कनेक्टेड बोलते हैं। जिस दिन से उसे फर्म में लाया गया, रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन,
फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन, जिस दिन फर्म में उसे एडमिट किया गया था तब से लेके आज तक, तब से लेके उसके पार्टनर बनने तक जितने भी फायदे उसने लिए फर्म के अंदर, उन सब के लिए वो लायबल होगा। जो बेनिफिट उसने पहले लिए वो सारे बेनिफिट अब उसे वापस पे करने पड़ेंगे। तो ये है बेटा हमारा किसका पार्ट, दिस इज ए होल टॉपिक ऑफ माइनर स्टेटस ऑफ माइनर का लीगल स्टेटस ऑफ किसके अंदर, फर्म के अंदर। इससे ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट इसमें आपको पूरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आओ दिखा देता हूं इस पार्ट को। मैंने नोट्स में दो तरीके से दिखाया कि मैंने बोला भैया क्या माइनर फर्म में एडमिट होगा, आंसर यस होगा, ठीक है। राइट्स क्या है जो हमने पढ़े और इसकी लायबिलिटीज क्या है, ये पार्ट मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या लायबिलिटी है भैया। भाई माइनर लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिट कौन सी, अप टू द शेयर अमाउंट। पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंपल सी बात, इंसॉल्वेंट माइनर कभी डिक्लेयर होगा ही नहीं, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड अब इनिशियो होता है, तो एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, तो इंसॉल्वेंसी की बात ही नहीं आती। 6 महीने के अंदर उसने नोटिस नहीं दिया तो भैया उसको पार्टनर मान लिया जाएगा और वो फर्म के लायबल होगा। राइट्स में क्या था, वो अग्री करेगा, शेयर प्रॉफिट ले लेगा, बुक को चेक कर सकता है, वो बाकी पार्टनर को अपने शेयरिंग के लिए कोई केस डाल सकता है, और मेजोरिटी गेन करने पर 6 महीने के अंदर चाहे तो वो पार्टनर बनने के लिए बता सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको जो कंबाइनली लिखवाई है, जो चार्ट बनवाया, पूरी बात इसमें लिखवा दी है। सेम नीचे भी इसमें मेंशन किया है कि अगर वहां पर वो बन गया तो क्या वो लायबल होगा, आंसर इज यस, जिस दिन से एडमिट हुआ उस दिन से लायबल होगा। उसके अलावा उसके राइट ड्यूटी क्या रहेंगे, अब वो माइनर के राइट नहीं रहेंगे, अब उसके राइट जो रहेंगे वो एज ए पार्टनर रहने वाले हैं। तो पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो पार्टनर बन जाओगे, नोटिस देके बता दिया मुझे पार्टनर नहीं बनना, तुम फ्री हो जाओगे, उसके बाद हमारी लायबिलिटी नहीं होती है। एंड दिस होल टॉपिक गाइस, द लीगल स्टेटस ऑफ माइनर, जो हमने चार्ट में के थ्रू भी समझ लिया, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, बोलो बोलो बोलो, यहां तक क्लियर है गाइस। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में, इसके बाद इंट्रो हो गया, टाइप ऑफ पार्टनरशिप हो गया, ट्रू टेस्ट हो गया, और टाइप ऑफ पार्टनरशिप भी हो गया। आता हूं अगले पार्ट के ऊपर बेटा, चलो हमें तो रिवाइज करना है। चलो अगला पार्ट इस पूरे एक्ट का सबसे शानदार पार्ट बोलता हूं इसको मैं, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। सेक्शन नंबर 31 से सेक्शन नंबर 35 की बात करते हैं, सुन लो। वर्ड है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड देखो सुनो, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, री मतलब दोबारा से बनाना। तो क्वेश्चन ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पहली बात तो लोग कहता भैया ऐसे 5 केसेस हैं, 5 केस हैं, एडमिशन हुआ हो, रिटायरमेंट हुआ हो, एक्सपल्शन निकाल दिया किसी पार्टनर को, इंसॉल्वेंट हो गया हो, या डेथ हो गई हो। इन पांचों के पांचों केस के अंदर कहा जाएगा कि फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। अब यहां पर आपको याद क्या करना है, सुन लो, आपने पढ़ रखा होगा बट रिवीजन में समझ लो क्या समझते हैं इस बात को। यहां याद रखना बेटा कि हर एक पार्ट में, इन पांचों पार्ट में, सेक्शन 31, 32, 33, 34, 35, इन पांचों के पांचों सेक्शन में आपको याद रखना है कि एडमिशन के पार्ट में लीगल प्रोविजन क्या है, रिटायरमेंट के पार्ट में लीगल प्रोविजन क्या है, इंसॉल्वेंसी में क्या है, एक्सपल्शन में क्या है, लीगल प्रोविजन याद रखना है कि भैया नोटिस कब दोगे, रिमेंबर नोटिस देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, छोड़ के जा रहे हो, क्या लायबिलिटी बनेगी, ये चीजें प्रोविजन कहलाती हैं। अब बात समझते हैं, चलो आते हैं वन बाय वन, नंबर 1 पे पहुंचते हैं बेटा। फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, कि अगर एक नए पार्टनर को फर्म में लाया गया, सेक्शन 31, उसके बाद अगर नया पार्टनर अपना रिटायरमेंट ले लेता है तब क्या होगा, रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, रिटायरमेंट मतलब आउटगोइंग पार्टनर, फर्म छोड़ के जा रहा है पार्टनर, ठीक है। तीसरा पार्ट एक्सपल्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि अगर किसी पार्टनर को फर्म से निकाल दिया गया, एक्सपल कर दिया गया, तो क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद में आता है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब नॉर्मली सिंपल सी बात, जब किसी पर्सन की लायबिलिटी उसकी अमाउंट ऑफ असेट से ज्यादा हो जाती है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। बट खाली इतना ही नहीं बोलते, 2 केस होते हैं, आपकी अमाउंट ऑफ डेट आपकी अमाउंट ऑफ असेट से ज्यादा हो चुके हैं, प्लस में कोर्ट ने आपके नाम पर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन पास कर दिया। एडजुडिकेशन मतलब जुडिकेशन जुडिशरी बोलते हैं, जुडिशरी मतलब कोर्ट को बोलते हैं। तो कोर्ट जब ऑर्डर पास करेगा कि आप इंसॉल्वेंट हो, तभी आप इंसॉल्वेंट कहलाओगे, ध्यान रखना। देश में तभी कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट कहलाएगा जब कोर्ट ने ऑर्डर पास करके बोला हो कि इंसॉल्वेंट है, अब उसके अलावा इंसॉल्वेंट नहीं कहलाएगा। उसके अलावा बात करता हूं तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि मैं अपने आप को इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकता जब तक मुझे कोर्ट डिक्लेयर ना कर दे। लास्ट आएगा हमारे पास डेथ ऑफ पार्टनर। तो 5 केस है गाइस, और पांचों केस में आपके अलग अलग प्रोविजंस हैं। चले आओ बात करते हैं। तो इसका भी चार्ट बनाए, इसका भी चार्ट बना ले जो लिखा है पूरा पार्ट, ठीक है। आओ चार्ट बनाता हूं, रिवाइज करवाता हूं उस पार्ट को। तो अगला पार्ट पढ़ते हैं, अगले पार्ट का रिवीजन लेते हैं। हेडिंग बनाओ, लिखो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। बात कर लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म कहूं पार्टनरशिप फॉर्म कहूं मतलब सेम है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फॉर्म मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है और क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो सुनो भाई लोगों, 5 बातें पढ़ते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं
और इस चार्ट के थ्रू पूरा रिवीजन तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। चले आओ बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन कहूं, इनकमिंग ऑफ पार्टनर कहूं, मतलब सेम है। फर्स्ट पढ़ेंगे एडमिशन, दूसरा हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट वाले पार्ट में क्या होगा। नया पार्टनर आया तो क्या, कोई पार्टनर छोड़ के गया तो क्या होगा। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपल्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर किसी पार्टनर को फर्म से निकाला जा रहा है तो क्या होगा। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी, अगर किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया तो क्या। और लास्ट है डेथ, कोई मर गया तो क्या। इन पांचों के पांचों केस में सोच के देखो कि तुम्हारा पार्टनरशिप जो बना हुआ था वो पार्टनर चेंज हो रहे हैं, और जब पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, नया आया तो पार्टनर चेंज हो गई, कोई चला गया तब भी चेंज हो गया, किसी को निकाला तब भी चेंज हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हुआ अब काम तो कर नहीं पाएगा वो भी चेंज हो गया, कोई मर गया तब भी। तो पांचों में चेंजमेंट आ रहा है। चेंज कोई बोलते हैं दोबारा से फर्म को बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा मतलब अब चाहो तो कंटिन्यू कर लो बिजनेस को या फिर एक नई फर्म बना लो, ये चॉइस होती है आपके पास में। द पॉइंट इज कि पांचों में होता क्या है वो समझना। वन बाय वन आता हूं, नंबर वन की बात करता हूं, एडमिशन वाले पार्ट में क्या। अब बस मैं बोलता रहूं, सुनते रहना, ये पढ़ा नहीं पढ़ा पार्ट, ठीक है। सबसे पहला आता हमारे पास में कि मैं क्वेश्चन बोलता रहूंगा, तुम सुनते रहना, ये क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस करेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फर्म में क्या नया पार्टनर आ सकता है? आंसर यस है, ठीक है, आंसर इज यस, हम सब जानते हैं। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी एक पार्टनर को, नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, बट कैसे? कैसे? माना कि कैपिटल लेके आएगा, हो सकता है गुडविल भी लेके आए, बट द क्वेश्चन इज एक नए पार्टनर को अगर फर्म में ऐड किया गया तो उसके लिए क्या सभी पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा, यस और नो? हमने पढ़ा भी लगेगा। तो पॉइंट क्या है सर, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, आई कैन यूज द वर्ड कैन बी एडमिटेड। एक नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, बट कैसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल, विद द कंसेंट, यहां पे बनाएंगे चार्ट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। ऑल मतलब 100% कंसेंट चाहिए तभी एडमिट होगा, नंबर वन। नंबर टू की बात करता हूं, अब जो नया पार्टनर आएगा क्या उस नए पार्टनर की लायबिलिटी कहां से शुरू होगी। मतलब पॉइंट इज, अगर एक नए, ये प्रोविजन बोल रहा हूं मैं, सुनना, यही प्रोविजन है कि सारे पार्टनर कंसेंट चाहिए। नंबर टू इज कॉल, अगर कोई नया पार्टनर फॉर्म में आया तो सोचो 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 उस पार्टनर्स की लायबिलिटी किस दिन से शुरू होगी, जब वो पार्टनर बन गया तब से या उससे पहले से। यहां दो बातें पढ़ने को मिलेंगी, ध्यान रखना। पहली बात हम जानते हैं कि लायबिलिटी कब शुरू होगी। लायबिलिटी शुरू होने के लिए दो केस हैं गाइस। लायबिलिटी केस का नंबर वन पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट बनता है लायबिलिटी होगी जिस दिन वो एडमिशन लेगा। नॉर्मल केस में क्या होता है, फ्रॉम हिज एडमिशन डेट, जिस दिन से वो एडमिशन लेगा उस दिन से उसको फर्म की लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी, बांटनी पड़ेगी, कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, नंबर वन। बट नंबर टू, लेट सपोज अगर वो पार्टनर जब फर्म में आया तो उसने अगर आपस में अग्री कर लिया, मतलब अग्रीमेंट कर लिया कि अग्रीमेंट टू शेयर द प्रीवियस लायबिलिटी, अगर उसने ये बात बोली कि भैया मैं तो तुम्हारी पुरानी लायबिलिटी भी शेयर कर लूंगा। ऐसा कब होता है, काफी बार क्या होता है, किसी फर्म के अंदर जो बाकी पार्टनर बड़े चालाक होते हैं, वो कहते हैं भैया काम कर, हम तुझे फर्म में तब लेके आएंगे जब तू प्रीवियस लायबिलिटी शेयर करने के लिए बोलेगा, हाँ करेगा। तो अगर ऐसा करता तब क्या होगा, सुनो ध्यान से। तो पहला पार्ट तो क्या है कि नॉर्मल केस में क्या है भैया, एडमिशन वाले पार्ट में उसकी लायबिलिटी है, नंबर वन। बट नंबर टू क्या बोलता है, अगर उसने अग्रीमेंट कर लिया टू शेयर द प्रीवियस लायबिलिटी तब क्या होगा। तो यहां पर आएंगी दो बातें अगेन, सुनो दो प्रोविजन कौन से है। फर्स्ट प्रोविजन, अगर उसने अग्री किया है तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर उसने अग्री कर लिया और रिमेंबर, पार्टनर विल बी हेल्ड लायबल। कौन सा पार्टनर, द न्यू पार्टनर विल बी हेल्ड लायबल। तो ऐसे केस में उसकी लायबिलिटी मेरे लाल बनेगी ही बनेगी। पहला केस ये हो गया, पहला प्रोविजन याद रखना, अगर अग्री किया है तो पे करना पड़ेगा। नंबर टू बताओ, सोच के देखना, अगर उसने अग्री किया था, नया पार्टनर आया, उसने अग्री किया मैं पार्टनर में लायबिलिटी शेयर करूंगा, प्रीवियस वाली भी बोल दिया उसने, बट अगर वो शेयर नहीं कर पाया तो उसको पता चला कि रे जिस फर्म में मैं आया हूं वो तो लंबे समय लॉस में चलती जा रही है, अब भी लॉस ही लॉस होगा इसको, तो उसने अपना मन बदल दिया और बोला मैं लायबिलिटी शेयर नहीं करूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर नया पार्टनर हाँ करने के बाद भी लायबिलिटी शेयर करने से मना कर दे, प्रीवियस वाली, अब वाली नहीं प्रीवियस वाली, अब तो करनी पड़ेगी उसको, पहले वाली, उसके एडमिशन डेट से पहले वाली, तो क्या उस कंडीशन में उसके ऊपर क्या थर्ड पार्टी या बाकी पार्टनर केस डाल सकते हैं क्या उसको शू किया जा सकता है? आंसर इज नहीं। तो लिखो क्या होगा सर, बट कैन नॉट बी शूड, बट कैन नॉट बी शूड, बट उसके लिए उस पे केस फाइल
नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। हाँ बोल सकते हो पेमेंट कर दे, नहीं करेगा आप उस पर केस फाइल नहीं कर सकते। और यही पार्ट है किसका, जो आपको पढ़ना होता है एडमिशन की, रिटायरमेंट के एडमिशन के बारे में हमारे पास में। डन है गाइस। अब आता पार्ट 2 के ऊपर। तो नंबर 2 हमारे पास है रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं। रिटायरमेंट में क्या है पढ़ लो। अब बात सुनना रखा ध्यान से। सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 35, 5 सेक्शंस हैं। और ये पांचों मिलके बनते हैं हमारे पास, क्या बनते हैं, ये पांचों मिलके बनते हैं रिकॉन्जुगेशन ऑफ फॉर्म बनते हैं। अब आया अगला प्रोविजन भाई, सुनना ध्यान से। रिटायरमेंट के केस में क्या एप्लीकेबल होगा। तो पॉइंट आया कि अगर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो क्या यह अधिकार सभी पार्टनर्स को होता है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, अगर आपने इन क्वेश्चन को सुना ना इस टाइम पर, अपने मन से आंसर मिल रहे होंगे उस टाइम वीडियो देख के, तो याद रखना इस क्लास को देखते हुए तुम्हें तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस हो रही है, ये ध्यान रखना। इसके तुम्हें और कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, पूछ रहा हूं इसके अलावा ध्यान रखना। अब पॉइंट बताओ बेटा मुझे, रिटायरमेंट वाले केस में क्या सभी पार्टनर्स को ये प्रिविलेज मिलता है कि कोई भी पार्टनर जब चाहे फर्म को छोड़ के जा सकता है। आंसर है हाँ, आंसर है हाँ। कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहे तो फर्म छोड़ के जा सकता है, लेकिन फर्म छोड़ने के लिए उसे बाकी सभी पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ता है, अग्रीमेंट करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। तो याद रखना, यस रिटायरमेंट विल बी पॉसिबल बाय अग्रीमेंट कर लो, रिमेंबर, या फिर अग्रीमेंट या बाय गिविंग नोटिस, या बाकी पार्टनर्स को और थर्ड पार्टी को नोटिस पे देकर कि मैं फर्म छोड़ रहा हूं, आप छोड़ के जा सकते हो। पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन पूछ रहा हूं, बताना मुझे, अगली बात बताना, क्या अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरिंग को बोलते हैं आउटगोइंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकमिंग, इसको बोलते हैं आउटगोइंग, ठीक है। तो नाम है इसका भाई, सिंपल सी, रिटायरिंग मतलब आउट, जा रहे हो आप छोड़ के। तो पॉइंट आया कि मान लिया कि छोड़ के जाना अलाउड है, बट प्रोविजन नंबर 2 ये पूछता है कि क्या अगर छोड़ के जा रहे हो तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में क्या आपको रिटायरमेंट के बाद में अपना पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। मतलब क्या पार्टनर खुद बताएगा कि मैं फॉर्म छोड़ के जा रहा हूं, है ना, अखबारों में खबर छपवाएगा छोड़ के जा रहा हूं, अलाउड है, करना पड़ता है क्या। आंसर इज यस। अगेन याद रखना, याद रखना, पब्लिक, क्या बोलूंगा, पब्लिक नोटिस, यूज कर रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक नोटिस, रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस का पैटर्न सेम रहेगा जो बताया पहले मैंने। पब्लिक नोटिस देना क्या ऑप्शन है क्या, नहीं, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी। आप छोड़ के जा रहे हो जाओ, बट भैया सिंपल सी बात है, इट इज मैंडेटरी फॉर यू, आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास में। अच्छा ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात मुझे बताओ इसके अंदर, और पूछता हूं, पूछूं, हाँ और पूछो सर, पूछो पूछो पूछो। तीसरी बताओ मुझे, अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं देता, एग्जाम्पल इफ ही फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो क्या अब वो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देगा, क्या तब तक वो फर्म के लिए लायबल रहेगा। मतलब जिस फर्म में काम करता हुआ आ रहा था, जैसे रिटायरमेंट ले लिया उसने, पब्लिक, एग्जांपल नोटिस दिया पार्टनर्स को बट पब्लिक को नोटिस नहीं दिया, तो क्या उस कंडीशन में, क्या जब तक उसका पब्लिक नोटिस नहीं आएगा तब तक क्या वो फर्म के लिए लायबल रहेगा, यस और नो। आंसर है हाँ हाँ हाँ। याद रखना, इफ ही फेल्स टू, लिखता हूं, इफ ही फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस, अगर वो पब्लिक नोटिस देने में फेल रहा, फेल हो गया, ऑलवेज रिमेंबर क्या होगा, ही रिमेन्स हेल्ड लायबल। तो ऐसे केस में क्या होगा, ही रिमेन्स हेल्ड लायबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म, लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। कब तक रहेगा भैया, जिस दिन तक वो पब्लिक नोटिस ना दे दे तब तक याद रखना वो लायबल रहेगा ही रहेगा। इफ ही फेल्स टू पब्लिक नोटिस तो ही रिमेन लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। फर्म में जब तक कुछ भी चलता रहेगा ना और लॉस आएगा तो वो बियर करेगा, उसको बियर करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है उसके पास में। तो ये था हमारे पास कौन सा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड रिटायरमेंट वाला पार्ट। अब बताओ थर्ड के ऊपर आता हूं, ठीक है। थर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, माय फेवरेट ऑल्सो। कौन सा है, एक्सपल्शन बोलते हैं इसको। अब एक्सपल्शन के रिगार्डिंग क्या है सुनना, बड़ा प्यारा पॉइंट है, बहुत प्यारा प्रोविजन है ये। एक्सपेल्शन बोलते हैं एक्सपेल करने को, एक्सपेल बोलते हैं, वर्ड एक्सपल्शन मतलब एक्सपेल मतलब निकालने को बोलते हैं। किसी को धक्के देके बाहर निकल जाए यहां से। रिमेंबर, आप किसी पार्टनर को फॉर्म से निकालना चाहते हो, याद रखना इसके ऊपर एग्जाम में 7 मार्क्स में क्वेश्चन भी आया था
कि एक पार्टनरशिप फर्म थी, रिमेंबर, उसमें तीन पार्टनर थे, तीनों पार्टनर एक दिन प्लान किया कि चलो पार्टी में चलते हैं। सुनना, कहानी सुना रहा हूँ, एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आते हैं। तीनों पार्टनर ने प्लान किया कि क्लब में पार्टी चलते हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को, बीवी को बुला लिया तीनों ने, ठीक है, कि तीनों बीवियां मिल लेंगी। अब पार्टी हुई और पार्टी में क्या हुआ, दो बीवियों के भी झगड़ा हो गया, झगड़े के चक्कर में पार्टनर के भी झगड़ा हो गया, रिमेंबर। तो जिनके भी झगड़ा हुआ उसमें से एक पार्टनर दूसरे जो बचाव पार्टनर था उससे सहमति कर ली कि इसको फर्म से निकालेंगे, पर्सनल झगड़े की वजह से फर्म से निकाल रहे हैं उसको। तो क्वेश्चन ये आया कि उसको नेक्स्ट डे आके एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। रीजन इज एक्सपल्शन के लिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर का कंसेंट लगता है, रिमेंबर, निकाल दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, बताओ सर एक्सपल्शन इज वैलिड और वॉइड, एक्सपल्शन सही था या नहीं था। तो आपको वहां लिखना होता है इसके बारे में कि एक्सपल्शन के प्रोविजन कौन कौन से होते हैं। आओ बात करते हैं। तो पहला हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि एक्सपल्शन कब किया जा सकता है, किसी पार्टनर को फर्म से एक्सपेल करना कब अलाउड होता है। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ना, एक्सपल्शन पॉसिबल है, आंसर इज यस। आप पार्टनर चाहें तो किसी एक पार्टनर को फर्म से निकाल सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट क्या है, रिपीट कर रहा हूं, मतलब एनी पार्टनर, लिखता हूं, आई कैन यूज द वर्ड एनी पार्टनर, कोई पार्टनर मे बी एक्सपेल, उसे फर्म से निकाल सकते हो, एक्सपेल फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म। कब बेटा, 3 कंडीशन सुन लो, कब निकाल सकते हो। पहली बात, नंबर 1, या तो पहली कंडीशन बोलता है, पहली बात तो एक्सपल्शन के लिए आपके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में पहले से लिखा होना चाहिए कि आपने कहा कि भैया हमारे पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम कल को एक्सपेल कर पाएंगे। तो वर्ड इज कॉल्ड, ये पहले से अग्री होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर अग्रीमेंट वाला पार्ट तो चलो समझ में आता है कि भाई काम नहीं करो निकाल देंगे, लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कब निकाल सकते हो, कब निकाल सकता है, याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स निकाल सकते हैं। अगर फर्म में 5 पार्टनर हैं, एक ने गड़बड़ी की, 3 अगर साथ में आ गए ना तो मेजॉरिटी बोलते हैं, इट मींस 75% मेजॉरिटी बोलते हैं। मेजॉरिटी कंसेंट से किसी पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है। तीसरा केस, क्या अग्रीमेंट है, मेजॉरिटी भी मिल गई, निकाल दें। लोग कहता है रुक जाओ भैया, लोग कहता है बेशक तुम्हारी मेजॉरिटी है, बेशक तुमने अग्री भी कर रखा था पहले से निकालने के लिए, लेकिन अगर किसी पार्टनर को फर्म से निकाल रहे हो तो तभी उसका एक्सपल्शन वैलिड होगा जब उसके लिए उसका निकाला जाना फर्म के गुड फेथ में हो, और गुड फेथ ऑफ द इन द फर्म, गुड फेथ ऑफ द फर्म, पूरी फर्म के लिए उसका निकाला जाना अगर गुड फेथ में हो। अब एग्जांपल मान लो पर्सनल रीजन से निकाल रहे हो, इट इज नॉट गुड फेथ ऑफ फर्म ना भाई, पर्सनली कुछ भी सकता तुम्हारे पास में, बट प्रोफेशनली गलती उसने नहीं कर रखी, फर्म के लिए अच्छा काम कर रहा था, बढ़िया काम कर रहा था, तो क्वेश्चन नहीं, उसका गुड फेथ में नहीं कहलाएगा। 3 बातें बोली, अग्रीमेंट, मेजॉरिटी, गुड फेथ ऑफ फर्म। अगर गुड फेथ में था तभी उसे आप निकाल सकते, नहीं निकाल, गुड फेथ में नहीं था तभी निकाल सकते हो, अगर नहीं था यू द एक्सपल्शन विल बी नल और वॉइड। ओके, आगे आता हूं। अभी पहला कब निकाल पाओगे, पहला केस। अब इसी में पढ़ता हूं आगे, नंबर 2 पे आता हूं। अगली कहानी क्या है, बोला भाई एक बात बताओ, अगर पार्टनर को फर्म से निकाल रहे हो और आपने उसे ऑप्शन नहीं दिया, उसकी बात सुनी नहीं किसी ने, तो क्या हर एक पार्टनर को जिसको फर्म से निकाला जा रहा होता है, क्या उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब सुनवाई का मौका, एक तरीके से एक अवसर दिया जाना जरूरी है नहीं जाना कि वो अपनी बात कह सके, आंसर इज यस। तो लिखना, अपॉर्चुनिटी देना मैंडेटरी है भाई, उसकी बात सुननी जरूरी। ये पार्ट तो आपको कोर्ट भी देता है, कोर्ट भी बिना आपकी बात सुने आपको सजा नहीं देने वाला। तो पॉइंट आया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी प्रोवाइडेड, आपको सुनवाई का मौका जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना। अगर नहीं मिला तो क्वेश्चन इज, इफ नो तब क्या होगा, अगर किसी को सुनवाई का मौका नहीं मिला तो क्या, तब याद रखना दैट एक्सपल्शन विल बी वॉइड और नल है, ऐसा भी है, यस। अगर किसी व्यक्ति को उसको सुनवाई का मौका नहीं मिला और डायरेक्टली निकाल दिया गया तो उसका एक्सपल्शन वॉइड है, मतलब इट इज नॉट परमिटेड बाय लॉ, लॉ इसे परमिशन नहीं देगा। दूसरी बात, तीसरी बात पे आता हूं, अगली बात पे आता हूं। अब बताओ, अगर आपने मौका दिया और उसका निकाला जाना, इफ गुड फेथ ऑफ द फर्म, एक्सपल्शन इज इन गुड फेथ में था, तब क्या भाई, बोला तब वैलिड है। अगर गुड फेथ में था, ऑप्शन भी दिया, तो एक्सपल्शन इज वैलिड। खत्म हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे चलेगा ये पार्ट, ठीक है। ये क्लियर हो गया, पहला दूसरा 3 पार्ट में निकल सकता है, अपॉर्चुनिटी कौन सी होनी चाहिए, आगे आता हूं। अब अगला पार्ट भाई लोगों, अगला पार्ट क्या, इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब बात बताओ, क्वेश्चन मेरे मन में हो रहा है,
तुमने मेजोरिटी से निकाल दिया, गुड फेथ में भी था, ऑप्शन भी दिया। अब बताओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिस पार्टनर को निकाल दिया गया उसे बोलते हैं एक्सपेल्ड पार्टनर, उसे बोलते हैं एक्सपेल्ड पार्टनर, निकाल दिया गया, रिमेंबर। तो क्या एक्सपेल्ड पार्टनर को फर्म से निकालने के बाद में क्या ये जरूरी है क्या कि वो एक्सपेल्ड पार्टनर अपनी एक्सपल्शन का ढिंडोरा पीटेगा? मतलब ढिंडोरा मतलब पब्लिक नोटिस। क्या वो पार्टनर के लिए जरूरी है क्या कि वो अपने एक्सपल्शन के बारे में पब्लिक नोटिस दे कि मुझे फर्म से निकाल दिया गया, धक्के मार के हाँ, बताना पड़ेगा। तो पॉइंट है सर, एक्सपेल्ड पार्टनर मस्ट गिव पब्लिक नोटिस, उसे पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट में भी था, यहां पर भी है। पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है मेरे भाई, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। सर नहीं दिया तो, नहीं दिया तो अगेन वही कहानी, ही रिमेन्स हेल्ड लायबल टू द फर्म अंटिल ही प्रोवाइड पब्लिक नोटिस, वो लायबल रहेगा, अदरवाइज तब तक वो नोटिस नहीं देने वाला। इज इट क्लियर? ये हमारे कैसे पार्ट 1 2 3 तीनों क्लियर हो गए, 1 2 3 क्लियर है, ये 4 भी बन गया तुम्हारे पास में। आ गया हूं, अगला बनाते हैं, लास्ट नेक्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। बात कर लेते हैं। अब बात समझना, पहले मीनिंग समझ भी लो तुम ध्यान से। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, पढ़ के आए हो? इंसॉल्वेंसी मतलब हम बोलते हैं हिंदी में दिवालिया। दिवालिया किसको बोलते हैं भाई? किसी को भी। अब एग्जांपल मुझे बताओ, अगर आज के दिन मेरे पे लोन ज्यादा है और मेरी संपत्ति का अमाउंट कम है, क्या मैं इंसॉल्वेंट हूं? नहीं, याद रखना, नहीं। बेसिक डेफिनेशन में बोलते हो व्हेन द अमाउंट ऑफ डेट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एसेट द पर्सन विल बी सेड इंसॉल्वेंट। आंसर इज नो, इट इज नॉट ओनली इनफ। दो चीज चाहिए, पहली चीज ये रिक्वायरमेंट नंबर 1, व्हेन डेट्स एक्सीड्स एसेट्स प्लस में ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। याद रखना कब होता है, पहला लिखता हूं, नंबर 1 इज कॉल्ड व्हेन डेट्स अमाउंट ऑफ डेट एक्सीड अमाउंट ऑफ एसेट्स, प्लस में और क्या चाहिए, प्लस में ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। जुडिकेशन बोलते हैं, जुडिशरी बोलते हैं, कोर्ट को बोलते हैं। तो ये ऑर्डर कौन सा है? कोर्ट का ऑर्डर। जब ये दोनों चीजें होंगी, दोनों चीजें होंगी, तभी किसी पर्सन को या पार्टनर को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सिर्फ पार्टनरशिप के लिए नहीं है, सबके लिए सेम ध्यान रखना है वर्ड, क्योंकि इंडिया में एक्ट है इंसॉल्वेंसी एक्ट, एज पर दैट ये प्रोविजन है कि ऑर्डर भी होना चाहिए और ये कंडीशन भी होनी चाहिए। दोनों कंडीशन मिलेगी तभी किसी पार्टनर को या किसी पर्सन को क्या बोलेंगे, डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। कहोगे कि द पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, कि उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है। पार्ट नंबर 1, ठीक है भैया। अब इसके लीगल प्रोविजन क्या है भाई, बताना। लेट्स सपोज एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब सुनो क्या होगा। मेरा पहला क्वेश्चन सुनना जो तुमसे पूछ सकता हूं एग्जामिनर, क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर मतलब जिस दिन उसका क्या किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया तो किस दिन से वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा? पहला क्वेश्चन। आंसर ही जिस दिन उसे ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन दिया जाता है, जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन पास हो जाता है, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से लेके वो पार्टनर इंसॉल्वेंट कहलाएगा। नंबर 1 याद रखना। नंबर 2, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा जो लिखना है मुझे यहां पे, बताओ क्या किसी पार्टनर को अगर फर्म से निकाल दिया गया, सॉरी निकाल नहीं, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, तो किसी इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, सुनना, क्या किसी इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को फर्म के लॉस के लिए यूज किया जा सकता है आफ्टर द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन? क्या बोला, दोबारा सुनो ध्यान से। क्या किसी इंसॉल्वेंट पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को, पर्सनल प्रॉपर्टी को फर्म के एक्ट्स के लिए, फर्म के लॉस के लिए यूज किया जा सकता है आफ्टर द गेटिंग द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन? आंसर इज नो। लोग कहता है भाई सिंपल सी बात, आफ्टर गेटिंग ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन मतलब जिस दिन से वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, क्या बोलेंगे, हिज एसेट्स, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, लिखता हूं, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द फर्म। फर्म के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज किया नहीं जा सकता, ये बात याद रखना। सर उससे पहले पॉसिबल है, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन से पहले पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। उसके बाद तो किस में यूज होगा? लोग कहते हैं ऐसे केस में, क्या बोलूंगा, लोग कहते हैं ऐसे केस के अंदर जहां इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, हां फर्म के लिए लायबल नहीं है, बट उसकी प्रॉपर्टी जो भी रियलाइजेशन होगा, कैन यूज द वर्ड, उसकी प्रॉपर्टी से जो भी रियलाइजेशन अमाउंट आएगी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर कोर्ट जो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है, वो क्या करेगा, वो उसके पर्सनल लोन चुकाएगा। ध्यान रखना, उसके पर्सनल जो डेट्स हैं वो चुकाए जाएंगे, चाहे वो फर्म के लिए क्यों ना हो।
दोनों जो भी लोन होंगे थर्ड पार्टी को है फर्म के लिए, तो उसके लिए हो सकता है, उसके अलावा यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। डन है गाइस? तो ये तक इसके लिए इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग खत्म हो गया। अब है लास्ट वन इज डेथ वाला केस। अब बताओ, डेथ इज वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट तीन है इसके अंदर, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी। लास्ट क्या है? लास्ट डेथ क्या हो? डेथ वाले केस में क्या है? बोला डेथ वाली कहानी में थोड़ी कहानी अलग है। सुनो क्या है डेथ का मतलब, क्या डेथ का मर गया भाई, सिंपल सी बात है, मर गया तो मर गया। अब डेथ के कैसे प्रोविजन क्या है? क्वेश्चन आया मेरे पास में कि अगर कोई पर्सन, कोई पार्टनर मर जाता है, कोई पार्टनर मर गया, लुढ़क गया भाई साहब, अब ऐसे केस में क्या उस मरे हुए पार्टनर को, जिसको बोलते हैं डिजीज पार्टनर, क्या बोलते हैं? डिजीज पार्टनर। क्या डिजीज पार्टनर, मरे हुए पार्टनर, क्या उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है क्या फर्म के लॉस के लिए? कभी नहीं, कभी भी नहीं। आंसर इज डिजीज पार्टनर्स प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज। डिजीज पार्टनर्स प्रॉपर्टी कैन यूज नॉट, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड, उसे यूज्ड फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म के कामों के लिए उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया कभी भी नहीं जा सकता। पहला प्रोविजन, नंबर वन। नंबर टू, क्या उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबल होगा? अब बताओ, पार्ट नंबर टू, क्या एक डिजीज पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसके बाहर बच्चा है, जो उसके जिसके नाम पर बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं ट्रांसफरी बोलते हैं, वो रहेगा ना कि ट्रांसफरी के राइट, ट्रांसफरी मतलब कौन है? मरने के बाद जिसके नाम पर बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है उसे ट्रांसफरी बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगली जिसने, जो उसका नॉमिनी बनता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बनता है, क्या उसको वो भी लायबल है? आंसर इज नो। याद रखना, नो। क्या बोलेंगे? डेथ के बाद में पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होता, लेकिन क्या उससे उस डिजीज पार्टनर के बेनिफिट ट्रांसफर होंगे? प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बचा है वो वाला पार्ट। आंसर ये याद रखना सर, द बेनिफिट्स ऑफ डिजीज पार्टनर, द बेनिफिट्स ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज बोलते हैं मरे हुए पर्सन को, द बेनिफिट्स ऑफ डिजीज पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड, मस्ट भी होना चाहिए, होना चाहिए, शुड बी ट्रांसफर्ड। किसको ट्रांसफर होंगे? शुड बी ट्रांसफर्ड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर। ये बात ध्यान रखना बेटा। और यही था तुम्हारा पूरा पार्ट, कौन सा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और एक बात और भी आती है यहां पर कि क्या इन सारे केस के अंदर अगर फर्म, एग्जांपल में डेथ वाला केस है, रिमेंबर इंसॉल्वेंसी वाला केस है, रिमेंबर एक्सपल्शन वाला केस है, एग्जांपल इन केसेस के अंदर अगर बाकी पार्टनर चाहें तो क्या उस सेम फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं? आंसर यस है, हाँ सर कर सकते हैं। बट याद रखना, अगर उस डेट से पहले पर्सन नहीं गया तो वो उस दिन तक का अमाउंट लेगा ही लेगा, ध्यान रखना। मतलब जा रहा है तो लेके जाएगा, सिंपल सी बात है। बट हाँ, यू कैन कंटिन्यू बाय मेकिंग अग्रीमेंट, आपस में अग्रीमेंट करोगे एंड यू कैन रिकंस्टिट्यूट योर फर्म, दोबारा से अपनी फर्म चला सकते हो, सिंपल सी बात है। गाइस ये 5 प्रोविजन, पूरा चार्ट बना दिया मैंने इसके ऊपर आपका, ठीक है, और ये पूरा यहां से क्लियर हो जाएगा। डन। और यही पार्ट आपके पास में नोट्स में पूरा पर दिया हुआ है कि कौन कौन से केस, एडमिशन केस में क्या, जो यहाँ पे लिखा था बताया मैंने आपको, ठीक है। रिटायरमेंट में क्या होगा, एक्सपल्शन में क्या है, इंसॉल्वेंसी में क्या है, और आपका डेथ वाले पार्ट में क्या है। डन है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर पढ़ेंगे अपने पास में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पढ़ेंगे अपने पास में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। चलें। तो पार्टनर्स का डिवीजन किया गया है हमारे पास में 3 बेसिस के ऊपर। पहला बेस है कि पार्टनर क्या बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएगा, नंबर 2 क्या वो प्रॉफिट लॉस शेयर कर पाएगा, और तीसरा क्या उसे जाने के टाइम पर, जब वो जा रहा हो फर्म छोड़ के, तो क्या उसे पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है। आओ बात करते हैं। चलो तो बात करते हैं बेटा, पहला पार्ट हमारा बनता है टाइप ऑफ पार्टनर में। ये सिंपली पढ़ना, आप लोगों को डीप में उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस प्रोविजन याद रखने से सारे ध्यान रखना। ओके, पहला बनता है एक्टिव पार्टनर या एक्चुअल पार्टनर, या इसी को बोलते हैं ऑस्टेंशियल पार्टनर। किसे बोलते हैं, सुनना ध्यान से। एक ऐसा पार्टनर जो फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब बाय अग्रीमेंट पार्टनर बनाया गया था, नंबर 1। मतलब इन शॉर्ट याद रखना, जब पार्टनरशिप बिजनेस बनता है ना, तो जब वो आपस में अग्री करते हैं, अग्री एट द टाइम ऑफ कब बेटा, जब बिजनेस बन रहा था, एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप बना रहे होते हैं उस समय पर जो पार्टनर अग्री कर रहा होता है वो कौन है बेटा, एक्टिव पार्टनर है। लेकिन एक्टिव पार्टनर किसको बोलते हैं, नॉर्मली जो पार्टनर फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उसका कंट्रीब्यूशन कैसा एक्टिव है, वो फर्म के सभी काम में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कौन है बेटा, एक्टिव पार्टनर। तीसरे बता दिए, क्या क्या एक एक्टिव पार्टनर को रिटायरमेंट के टाइम पर पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है। हाँ, इट इज अ मस्ट कंडीशन। अगर आप एक्टिव पार्टनर हो तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे आता हूं, अगला होता है कौन सा, सेकंड इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर।
स्लीपिंग में सोया हुआ पार्टनर, सो रहा है, हाँ सो ही रहा है बेटा, क्योंकि पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, बट फर्म के बिजनेस के अंदर अपना प्रॉफिट शेयरिंग मांग सकता है। अब बात समझने कह रहा हूं, कह रहा भैया सिंपल सी बात, अगेन वही वर्ड कि बाय अग्रीमेंट इस पार्टनर को बनाया गया था, नंबर 2, बट नॉट एक्टिवली टेक पार्टिसिपेट इन द बिजनेस फॉर्म, मतलब फर्म के कंडक्ट के बिजनेस के अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। तीसरा, क्या प्रॉफिट लॉस शेयर करता है? हाँ बेटा हाँ, ये पार्टनर प्रॉफिट लॉस शेयर करता है और वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल भी होता है, मतलब इसकी लायबिलिटी बनती है। चौथा, क्या इसे नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। अगर डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टी को जानता ही नहीं पहली बात, तो वो पार्टनर अगर फॉर्म छोड़ के जा रहा है उसको देयर इज नो नीड टू गिव पब्लिक नोटिस फॉर हिज रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। थर्ड पे आता हूं, थर्ड इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। कौन है? ये वो पार्टनर जो फर्म को अपना नाम देता है। देखो काफी बार क्या होता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म को बनाना है, ठीक है, बट द पॉइंट इज हमें कोई लोग नहीं मिल रहे, तो हमने क्या बोला, एक पर्सन से बात कर ली कि काम कर दे भाई, हमें आपकी इंफॉर्मेशन डिटेल चाहिए, हम आपको अपनी फर्म में एज ए पार्टनर का नाम लिख रहे हैं, आपको हम एक्टिव पार्टनर नहीं दिखा रहे, ना ही आप स्लीपिंग पार्टनर हो, आपका नाम यूज करने वाले हैं, मतलब आप हमें अपना नाम उधार दे रहे हो इन शॉर्ट। तो पॉइंट क्या है बेटा, कह रहा है एक ऐसा पार्टनर जो फर्म को अपना नाम उधार देता है, वन हु लैंड्स हिज नेम टू द फर्म देता है, नंबर 1। अब क्वेश्चन है क्या वो प्रॉफिट शेयर करेगा? नहीं, सिर्फ नाम शेयर किया इसलिए वो प्रॉफिट शेयर करने का अधिकार नहीं रखता, नंबर 1। नंबर 2, वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है? नहीं, ना वो कैपिटल लेके आया ना वो गुडविल लेके आया, ठीक है, इसलिए उसे पार्टिसिपेट करने का अधिकार भी नहीं है, बस वो नाम दे रहा है फर्म को कि भैया ताकि पार्टनर नंबर ऑफ पार्टनर पूरे हो जाए तुम्हारे पास में। तीसरा, नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी बनती है, यस, ये ध्यान रखना, नॉमिनल पार्टनर लायबल होगा, नॉमिनल पार्टनर लायबल होगा फर्म के एक्ट्स के लिए, फर्म के लिए जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है उनको पे करने के लिए। आगे आता हूं, नेक्स्ट इज कॉल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये क्या है भाई? याद करो, जिसे हम माइनर बोलते हैं ना, बेनिफिशियरी, रिमेंबर, उसे नाम दिया गया पार्टनर प्रॉफिट ओनली, उसे वो भी बोल सकते हो आप लोग, बट ये पार्टनर नहीं, प्रॉपर पार्टनर नहीं कहलाता, ध्यान रखना। अब बात सुनना, क्या है, काफी बार क्या होता है, एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ में बात करते हो कि भैया काम करेंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करवाएंगे, आपको लॉस बियर नहीं करना, तो ऐसे केस में ऐसे पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली, या इसी को नाम बोलते हैं बेनिफिशियरी, इसी को बेनिफिशियरी नाम से भी जाना जाता है। क्या बोल रहे हैं? बट ये लायबल नहीं है फर्म के लॉस बियर करने का, नाम ही बढ़िया, उसका नाम ही यही है कि पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली, बेनिफिशियरी, सिंपल सी बात। आगे, क्या इस पार्टनर को थर्ड पार्टी लायबिलिटी बनती है? यस, अगर तुम्हें थर्ड पार्टी का बेटा ओनली अप टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, याद रखना, लिखता हूं, ओनली up to the amount of share of profit, amount of share in profit, आपके प्रॉफिट के शेयर को फर्म के एक्ट्स के लिए, फर्म के लायबिलिटी के लिए, लॉस के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन आप पर्सनल लायबल कभी भी नहीं होने वाले, याद रखना। इन शॉर्ट कहने का मतलब आपकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनती, आप सिर्फ और सिर्फ आपने जो प्रॉफिट कमाया उसको हम यूज कर सकते हैं। आगे आता हूं, नेक्स्ट इज कॉल्ड सब पार्टनर। काफी बार क्या होता है, एक पार्टनर ना किसी दूसरे पर्सन को अपने साथ मिला लेता है, मतलब इन शॉर्ट पार्टनर नहीं होता, एक पार्टनर ने अपने दोस्त को बोला भाई अब से मैं तुझे अपनी प्रॉफिट का हिस्सा बांटूंगा, तो वो कौन है? वो उसका हिस्सेदार हो गया ना भाई, उसे बोलते हैं सब पार्टनर बोलते हैं। पढ़ने का क्या बोल रहे हैं लोग, कहता है प्रोविजन पढ़ना, जब एक पार्टनर अग्री करता है अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए किसी दूसरे आउटसाइडर के साथ में, तो आउटसाइडर के साथ में वो आउटसाइडर क्या कहलाएगा? तो आउटसाइडर को बोलेंगे हम सब पार्टनर बोलते हैं, पहली बात। दूसरा बोला, आउटसाइडर जो है हमारे पास में वो पार्टनर नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको? पार्टनर ऑफ पार्टनर बोलते हैं, मतलब इन शॉर्ट फर्म का पार्टनर नहीं है वो, ध्यान रखना, बाकी पार्टनर का पार्टनर नहीं कहलाएगा, ही इज टर्म्ड एज ए पार्टनर ऑफ द पार्टनर, इसी को सब पार्टनर बोलते हैं। अगला, क्या सब पार्टनर जो होता है क्या उसके कोई राइट्स हैं फर्म के अंदर? आंसर इज नो, भैया उसके पास में कोई राइट्स नहीं है, ना ही वो लायबिलिटी वगैरह शेयर करेगा, सिंपल सी बात, वो तो एक पार्टनर का पार्टनर है, जब तक फर्म का पार्टनर नहीं है तो सिंपल सी बात है फर्म के लॉस वो बियर नहीं करने वाला। इजी क्लियर? आगे आता हूं, नेक्स्ट इसको पढ़ चुके हैं पहले से, एडमिशन में पढ़ा था हम लोगों ने, इनकमिंग पार्टनर कौन है, मतलब इन शॉर्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर नया पार्टनर आ रहा है, अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है तो वो क्या क्या होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नया पार्टनर आता है तो उसकी लायबिलिटी जिस दिन से एडमिशन लिया उस दिन से होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने अग्री किया पहली लायबिलिटी को तो वो पे करेगा, लेकिन थर्ड इज उसके ऊपर केस डाला नहीं जाएगा, हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं क्या कह रहा है, न्यू पार्टनर मतलब जो नई एग्जिस्टिंग फॉर्म में पार्टनर है उसे इनकमिंग पार्टनर बोलते हैं। नंबर 2, उसे एडमिट किया जा रहा है फॉर्म के अंदर सबकी सहमति से, याद रखना ऑल द कंसेंट, मतलब 100% पार्टनर तैयार होने चाहिए तभी पार्टनर को लाया जाएगा। तो पॉइंट ये आता है कि क्या कोई पार्टनर अगर चाहे किसी नए पार्टनर का एडमिशन ना हो तो पॉसिबल है? आंसर इज यस। अगर एक पार्टनर बोल देगा कि इसका एडमिशन नहीं चाहिए, एडमिशन वैलिड नहीं है, वो कंसेंट नहीं देगा तो पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। नंबर 2, अगले, इनकमिंग पार्टनर की लायबिलिटी फर्म के एक्ट के लिए होती है, लेकिन कब? उसके आने से पहले नहीं होती, बट इसका हम एक्सेप्शनल पॉइंट पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शन पढ़ चुके हैं। ओनली ही ओनली
इफ ही अग्रीज, अगर वो खुद ही अग्री कर दे कि पिछली लाइबिलिटी पे करूंगा तो करना पड़ेगा उसको, बट उसके ऊपर केस डाल नहीं सकते आप लोग, ठीक है। आगे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड रिटायरिंग पार्टनर या बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर जो फॉर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर किसे बोलते हैं, पढ़ चुके ऑलरेडी पहले से। जो पर्सन फॉर्म छोड़ के जा रहा है, लेकिन याद रखना उसकी लायबिलिटी रहेगी जब तक, कब तक, जब तक वो अंटिल ही प्रोवाइड पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो उसकी लायबिलिटी रहेगी। और याद रखना ऐसे पार्टनर के नाम और बोलते हैं, इन्हीं पार्टनर्स को बेटा हम जो पढ़ते हैं ना, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, एक आएगा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, वो यही होते हैं मेरे लाल। मतलब होल्डिंग मतलब होल्ड रखेगी फर्म का, ना भैया जाने नहीं देंगे, तूने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो लायबिलिटी बनेगी तेरी, तू पे करके जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे आता हूं, वही वर्ड यहां पर भी आ गया हमारे पास में, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। क्या होता है, अक्सर लोग कहते हैं सेम होता है, सेम नहीं, दोनों में डिफरेंस है बेटा, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस होता है। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में डिफरेंस क्या समझना। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल की बात करता हूं। एस्टॉपल का मीनिंग क्या होता है कि पर्सन कैन नॉट डिनाई वंस प्रॉमिस। हमारे रूल ऑफ एस्टॉपल में लिखा हुआ है, हमने सिलेबस में पढ़ा था इस बारे में भी, कि ए डॉक्ट्रिन, ए रूल, ये जो कहता है कि भैया एक व्यक्ति प्रॉमिस करने के बाद मना नहीं कर सकता, इट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। तो हम बड़ा पार्टनर एस्टॉपल का मतलब क्या है, कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टनर नहीं था फर्म का, सुनना, एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टनर नहीं है फर्म का, लेकिन बार बार हर जगह कहता फिरता कि मैं तो उस एबीसी फर्म का पार्टनर हूं, मैं उस फर्म का पार्टनर हूं। अब अगर मान लो वो सबको अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी फर्म का पार्टनर, और उसकी रिप्रेजेंटेशन में बिलीव करके, विश्वास करके, अगर किसी थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने उसके साथ में अग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई लोन दे दिया, डीलिंग कर लिया, तो ऐसे केस में अब वो पार्टनर था नहीं, बट अब वो पार्टनर कहलाएगा, तो उसे बोलते हैं पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। वो बाद में मना नहीं कर सकता कि पार्टनर नहीं था, याद रखना, ठीक है। अब आप बात करते हैं नंबर 2, होल्डिंग आउट। क्या होता है भाई, होल्डिंग आउट का मतलब होता है, जो मैंने बताया आपको, कि अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया और अभी भी फर्म के लिए लायबल हो, तो फर्म आपको होल्ड रखेगी, अपने पास रखेगी, चिपका के रखेगी, लॉस पे करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दोनों में डिफरेंस है मेरे लाल, ठीक है। अब वर्ड पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, कह रहे सर जब एक पर्सन एक्चुअली जो कि पार्टनर नहीं है, बट ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म। रिमेंबर कि मैं पार्टनर हूं, पार्टनर हूं, पार्टनर हूं, इन शॉर्ट खुद को जानते, ऐसे नहीं, खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जानते हुए अप्लाई अलाउ भी कर रहा है कि हाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, पार्टनर हूं। तो लोग कहता है भैया ऐसे व्यक्ति को जो पार्टनर नहीं था, अब उसको पार्टनर माना जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर पार्टनर माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब पार्टनर माना जाएगा तो भैया वो लायबल भी होगा, लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। इसी का नाम और भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डीम्ड पार्टनर। डीम बोलते हैं माना जाएगा, पार्टनर था नहीं, बट अब आपको पार्टनर ट्रीट किया जाएगा, पहली बात। होल्डिंग आउट का मतलब क्या है, होल्डिंग आउट का मीनिंग बताया मैंने आपको, सिंपल सी बात है, ऐसा व्यक्ति जो हु रिमेन्स हेल्ड लायबल, आई कैन यूज द वर्ड हु रिमेन्स हेल्ड लायबल, तुम्हारी लायबिलिटी है until you provide public notice, until he provide public notice। जब तक वो पब्लिक नोटिस ना दे अपने रिटायरमेंट वगैरह का, तब तक बेटा एक्सपल्शन का, रिटायरमेंट का, द पार्टनर विल बी टर्म्ड एज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। एग्जैक्टली सही समझ रहे हो, एक्सपल्शन और आपके पास में रिटायरमेंट वाले पार्ट में पब्लिक नोटिस मैंडेटरी था। तो नोटिस देना, देखो इंसॉल्वेंसी मैंडेटरी नहीं होता, इंसॉल्वेंसी वाले पार्ट में पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन सी बात है, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो कोर्ट का ऑर्डर सब कुछ है। लेकिन रिटायरमेंट में और एक्सपल्शन में पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, नहीं दिया तो यू विल रिमेन हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, दैट मींस यू विल बी हेल्ड एज, क्या बोलते हैं आपको, बोलते हैं यू विल बी टर्म्ड एज पब्लिक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है गाइस। तो ये पार्ट हमारा कौन सा था, ये था हमारा टाइप ऑफ पार्टनर के रिगार्डिंग, खत्म हो गया। रिमेंबर इसको ऐसे ही पढ़ना है, जरा स्पीड में, आपको स्पीड अप पे रिवाइज करना है इसको। चले आगे आता हूं। द नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। अब राइट एंड लायबिलिटीज में एक वर्ड और जोड़ूंगा मैं, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। मतलब सुनना ध्यान से, क्योंकि दो बातें आएंगी, सुनना। राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, मतलब क्या, डिफरेंस क्यों बोल रहे हो सर, राइट्स क्या होते हैं, पहले ये बात समझो, रट्टा नहीं मारना, समझ के पढ़ना है। राइट्स क्या होता है, ड्यूटीज क्या होती है, और लायबिलिटी की बात क्यों कर रहा हूं, अलग से कर रहा हूं, क्योंकि राइट एंड ड्यूटी का मतलब ये है बेटा, राइट का मतलब होता है कि जो अधिकार आपको पार्टनरशिप एक्ट ने दिए हैं, आप एक पार्टनर हो तो आपके कुछ अधिकार हैं जो ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट आपको देता है, आपने डिसाइड नहीं किए, ये राइट आपको एक्ट ने दिए, ध्यान रखना, ये राइट आपको एक्ट ने दिए हैं। सेम द वर्ड इज ड्यूटीज, ड्यूटीज बोलते हैं जो आपको बाउंड करती हैं। अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हो तो बीइंग ए पार्टनर आपको एक्ट के अंदर कुछ चीजें हैं, लिखी हुई बातें हैं, कुछ लिखी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके लिए आप लायबल हो जाओगे, वो आपको बाउंड करते हैं, उन्हें ड्यूटीज कहते हैं। ड्यूटीज मींस ऑब्लिगेशंस, द ऑब्लिगेशन व्हिच बाउंड्स ए पार्टनर, रिमेंबर उसको बोलते हैं ड्यूटी बोलते हैं। थर्ड बोल रहा हूं लायबिलिटी को, इसके लिए तो लायबिलिटी कौन सी बात कर रहा हूं, लायबिलिटी का मतलब यहां पर है बेटा लायबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टी,
लायबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। बीइंग ए पार्टनर आपकी थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ लायबिलिटीज बनती है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही पढ़ना है, आओ पढ़ते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन पूछना है, पढ़ते रहो, चलते रहो। आओ अगला पहला प्रश्न आता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, बताइए राइट्स ऑफ पार्टनर में पहला राइट क्या है? रट्टा नहीं मारा, बी प्रैक्टिकल यार, सोचो ध्यान से। क्या एक पार्टनर को, क्या अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हो तो क्या आपको उस फर्म के बिजनेस में, फर्म के कंडक्ट मतलब बिजनेस के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करने का अधिकार है? सुनो ध्यान से बात को, ये खाली पॉइंट नहीं पढ़ना, इसमें प्रोविजन है, सुनना ध्यान से। पहला बोला एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। आई कैन यूज द वर्ड कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंट्रीब्यूट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये होता है, तो पॉइंट ये आया कि सभी पार्टनर अधिकार है, हाँ सर अधिकार होता है, नंबर वन, ठीक है भैया। नंबर टू क्या है कि सबको अधिकार है, ओके भैया। बट दो दूसरा पार्ट वर्ड यहाँ पे कहता है को एग्जिस्टेंस, मतलब सिंपल सी बात, साथ में हो तो आपको काम करना है, एज यू नो दिस म्यूचुअल एजेंसी वाला पार्ट आता है, ठीक है। नंबर टू ये आया, अब सुनना मेन प्रोविजन, ये है आपके पास इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। सुनना, क्या अगर बीइंग ए पार्टनर आपको पार्टिसिपेट करने का अधिकार था, बट कोई बाकी पार्टनर चाहे कि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, फर्म से बाहर नहीं निकाल रहे, बाकी पार्टनर फर्म से बाहर निकाले, पर वो चाहते हैं कि भैया आप फर्म के अंदर काम नहीं करोगे, कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे, आप कोई भी काम नहीं करोगे, आप हमें अलाउड ही नहीं कर रहे आपको, तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस, याद रखना, आंसर इज यस। अगर पार्टनर चाहे तो किसी एक पार्टनर को कंडक्ट में कंट्रीब्यूशन करने से रोक सकते हैं, और इसके लिए लगेगी मेजोरिटी। अब सुनना, फर्क समझ में आएगा। मेजोरिटी क्या था, ऑल द पार्टनर्स क्या था, समझना। मेजोरिटी बोलते हैं 75% ऑफ पार्टनर इफ अग्रीज, इफ प्रोवाइड देयर कंसेंट, कि कोई पार्टनर, एक पार्टनर को हम काम करने नहीं देंगे, तो वो अलाउड है भैया। बट क्वेश्चन नंबर 2, क्या किसी पार्टनर को परमानेंटली काम करने से रोक सकते हो तुम लोग? तो लोग कहता है भैया नहीं। बट कब हो सकता है? अगर सारे के सारे पार्टनर कंसेंट देते हो। तो याद रखना, परमानेंटली चेंज कर रहे हो तो सबका कंसेंट चाहिए, अगर आपको कुछ टाइम के लिए रोक रहे हो तो मेजोरिटी वाला कंसेंट चाहिए। तो पढ़ने का पॉइंट इज सिंपल सी बात है, अग्रीड पार्टनर मतलब जिसको मना कर रहे हो उसको आप बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कैसे कैसे भैया? कि आप काम नहीं करोगे, बट कैसे पॉसिबल है? बाय मेजोरिटी ऑफ कंसेंट, मेजोरिटी ऑफ कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। अगर मेजोरिटी पार्टनर अपना कंसेंट दे दे किसी बंदे को काम ना करने के लिए, कंट्रीब्यूट ना करने के लिए, तो अलाउड पॉसिबल है, ठीक है। बट उसके बाद भी उसको कोई अधिकार है जो खत्म नहीं कर सकते। आप एग्जांपल के लिए वो डिसोल्यूशन के लिए केस डाल सकता है, वो अकाउंट्स के लिए केस चेक करने के लिए केस डाल सकता है, ये हो सकता, पॉसिबिलिटी है, याद रखना, ठीक है। बट द पॉइंट इज, आप उसे करंट बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से रोक सकते हो, लेकिन उसको डिसोल्यूशन के पार्ट में रोक नहीं सकते, ध्यान रखना। तीसरा, अगर मान लो आप उसे नॉर्मली कभी बोलते हो कि भैया काम करने देंगे ही नहीं, तो तब क्या होगा? तो ऐसे केस में अगर मान लो उसने कोई इलीगल काम किया, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट की बात कर रहा है, तो वहां पर जब भी कोई चेंज आएगा ना बेटा, तो वहां पर लगेगा कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर, सभी पार्टनर कंसेंट चाहिए। तो फर्क क्या है? 75% कंसेंट से रोक सकते हो, बट परमानेंट रोकने के लिए आपको 100% कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात ध्यान रखना। पहले बहुत क्लियर है। तो पहला वर्ड क्या था कि भैया अधिकार है, यू कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस फर्म, बट पॉइंट नंबर 2, कब नहीं कर पाओ, कब कर पाओगे, ये फर्स्ट पार्ट बनता है, ठीक है। फर्स्ट राइट। राइट नंबर 2 आता है, बताओ क्या जितने भी पार्टनर होते हैं, क्या एक्ट ने, लॉ ने उन्हें अधिकार दिया है कि वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर पाए? हाँ भैया, एक्सेस करने का अधिकार भी, कॉपी करने का अधिकार। जब एक माइनर को अधिकार मिल गया, सोचो, जब एक माइनर को अधिकार मिल गया तो पार्टनर अधिकार नहीं मिलेगा? मिलता है। पॉइंट समझ में आता है? एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर कैन एक्सेस एनी बुक ऑफ अकाउंट ऑफ फर्म, वो फर्म के बुक ऑफ अकाउंट को चेक करने का अधिकार रखते ही रखते हैं, यार रखते ही रखते हैं। बट पॉइंट आता है, ये राइट तब मिलता है जब वो बोनाफाइड है। बोनाफाइड का मीनिंग क्या होता है भाई? सुनो ध्यान से। बोनाफाइड मतलब आप बेनिफिशियरी हो। अगर आप बुक ऑफ अकाउंट चेक कर रहे हो तो तभी पॉसिबल है कि जब आपका इंटरेस्ट उस फर्म के अंदर है। अगर आपका इंटरेस्ट फर्म में था ही, एग्जांपल सब पार्टनर पढ़ा ना, पार्टनर का बनता पार्टनर, तो सब पार्टनर अधिकार है वाला नहीं होता, राइट ध्यान रखना। ओके, आगे आता हूं। थर्ड इज कॉल्ड राइट टू रेम्यूनरेशन। नॉर्मल केसेस में एक्ट में लिखा हुआ है कि भैया किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला, सैलरी वैलरी नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब पॉइंट आया, सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी काम करने की, भैया पार्टनर करो, प्रिंसिपल तुम ही हो, एजेंट भी तुम ही हो। बट पॉइंट इज, एक्सेप्शन क्या बोलती है? कहती है मिल सकती है अगर आपने एग्री किया हो, मिल सकती है अगर आपने एग्री किया हो। तो सिंपल सी बात, आपका कस्टम है, आप रेम्यूनरेशन देते हो, सैलरी बांटते हो, आपने एग्री किया था तो मिलेगी। लेकिन नॉर्मल केस में एज पर दी एक्ट, याद रखना, एज पर दी एक्ट, एज पर दी एक्ट रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड में अग्रीमेंट के टाइम पे लिख दिया कि इस पर्सन को सैलरी मिलेगी, रिमेंबर, तो उस केस में दी जाएगी। इज इट क्लियर? आगे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड राइट टू शेयर प्रॉफिट। ये तो पता है भैया,
द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। प्रॉफिट शेयरिंग का अधिकार दिया गया, बट प्रॉफिट शेयरिंग तीन बातें आती हैं। पहली बार, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा भाई, आपस में डिसाइड किया वो होगा, अग्री किया वो वाला होगा। नंबर टू, अग्री नहीं किया तो क्या होगा, इक्वल वाला होगा। अगर इक्वल वाला भी डिसाइड नहीं हुआ तो, अगर इक्वल वाले पार्ट में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो क्या होगा, तो पार्टनर चाहे तो अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन को भी डिवाइड कर सकते हैं। तीन बातें आती है। फर्स्ट पॉइंट कि हर एक पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर लेने का अधिकार है, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग होगा इक्वल बेसिस के ऊपर, इक्वल बेस पे प्रॉफिट शेयरिंग होगा। थर्ड इज कॉल, अगर कोई प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी डीलिंग नहीं हुई है, तो आप चाहो तो वहां पर अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर भी अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हो। इज इट क्लियर? तीन बातें बोली मैंने। पैसा मिलेगा, नंबर टू, नहीं डिसाइड किया रेशियो, पीएसआर डिसाइड नहीं किया हुआ, तो आपको इक्वल मिलेगा, इक्वल नहीं तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड कर सकते हो। आगे आता हूं। अब आया भैया एक बात बताओ, नॉर्मली पढ़ते आए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के ऊपर? अब बात सुन लो भाई लोगों, बड़ा प्यारी बात है। पहली बात तो, लॉ ने ऐसा अलाउ नहीं किया है। पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना अलाउ नहीं करता, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर पार्टनर से आपस में एग्री कर रखा है भैया कैपिटल पे भी इंटरेस्ट लेंगे तो मिलेगा, तो मिलेगा। बट तीसरा पॉइंट और सुन लो, ये अधिकार सिर्फ तब तक वैलिड है, बेशक आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, बट ये अधिकार तब तक वैलिड है जब तक फर्म का डिसोल्यूशन ना हो जाए। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी दिया नहीं जाता है, ये बात ध्यान रखना। तीन बातें बोली, कौन सी? जनरली कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, बट अगर इंटरेस्ट अलाउड कब है, अगर आपस में अग्रीमेंट किया या आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप इंटरेस्ट देते तो उस केस में इंटरेस्ट मिलेगा। वो भी कब मिलेगा? आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर, वरना वो नहीं मिलता। जनकटा नॉर्मली बच्चे कहते हैं मिलता है, नहीं मिलता बेटा। आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ तो ओनली देन यू विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट नहीं है तो भैया सिंपल सी बात, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तीसरा केस मैंने क्या बोला? तीसरा मैंने बोला बेटा आपके पास में कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब फर्म डिसॉल्व हो रही होती है तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। चाहे बेशक तुमने एग्री कर रखा हो, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। ओके, आगे आता हूं। बट ये अधिकार बड़ा प्यारा है, ये मिलता है भाई। कौन सा है? नहीं, ये अधिकार कौन सा हमारे पास में? इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। क्या है पढ़ना भाई? सिंपल सी बात, आपके लोन के ऊपर, एडवांस मतलब लोन, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है भाई, मिलता है। ठीक है, तो वर्ड आया एंटाइटल टू क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पढ़ते भी हमारे पास में 6% पर एनम। कैपिटल में कितना है? 5% वाला पार्ट होता है, बट लोन के ऊपर आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। नंबर टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सीरीज टू बी रन ऑन डिसोल्यूशन बट इंटर कैपिटल एडवांस इज रनिंग। मतलब इसका मतलब क्या है भाई? याद रखना, इंटर कैपिटल डिसोल्यूशन के टाइम पे नहीं मिलता, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पर आपका इंटरेस्ट और लोन तब भी दिया जाता है। फॉर्म डिसॉल्व ही क्यों ना हो जाए, आपका ये वाला इंटरेस्ट डूबने वाला नहीं है। ओके, आगे आता हूं। उसके बाद बोलते हैं जो एडवांस आपने दिया वो इंटरेस्ट पे होता है, हाँ होता है, और ये इंटरेस्ट आपके जो अग्रीमेंट में लिखा है वो ही मिलता है। दो बातें आती हैं, 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में नहीं लिखा तो 6% मिलेगा, डीड में लिखा हुआ है तो वही मिलेगा, ध्यान रखना। ओके, क्लियर? आगे आता हूं, आगे बात पे आता हूं। नेक्स्ट वन इज गाइस राइट टू इंडेमनीफाई। आप चैप्टर पढ़ते हो इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी पढ़ते हो। इंडेमनिटी मतलब होता है कंपनसेट करना, कंपनसेट करना मतलब भरपाई करना इन शॉर्ट। तो पॉइंट ये आता है कि अगर मान लो किसी पार्टनर ने कोई गलती कर दी, कोई नुकसान कर दिया फर्म को, तो क्या पहली बात तो नुकसान पार्टनर ने किया तो उसे बियर करना पड़ता है। लेकिन सोचो ध्यान से, राइट बोल रहा है अगर तुमने अपनी पर्सनल पॉकेट से फर्म के लिए कोई खर्चा किया, अब बताओ एक पार्टनर ने अपनी पर्सनल पॉकेट से फर्म के लिए खर्चा किया तो फर्म से आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई। इसी को बोलते हैं राइट टू गेट इंडेमनिफाइड। फर्क है दोनों, राइट टू गेट एंड बी इंडेमनिफाइड। तो पॉइंट क्या पढ़ना, कह रहे सर इफ ए पार्टनर मेक्स एनी पेमेंट और ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म के लिए पेमेंट कर रहे हो भैया, चाहे ऑर्डिनरी कोर्स में करो, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में करो, ऑलवेज रिमेंबर यहां पर आपको ऐसे केस में आपको पैसा मिलेगा फर्म की साइड से, फर्म आपको पेमेंट करेगी, ध्यान रखना। आगे आता हूं। नेक्स्ट इज वन, कह रहा सर राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मैंने बोला अभी आप लोगों को कि क्या अगर कोई पार्टनर चाहे तो किसी पार्टनर का एडमिशन रोक सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि रीजन क्या हम पढ़ चुके हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए 100% कंसेंट ऑफ पार्टनर,
100% कंसर्न मतलब ऑल दी पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का सहमति रिक्वायर्ड होता है। तो अगर कोई एक पार्टनर तैयार नहीं है बेटा, याद रखना नए पार्टनर का एडमिट होना रोक सकते हो, क्योंकि कंसेंट सबका चाहिए होता है, सबका नहीं है तो भैया आप रोक दिए जाओगे, ध्यान रखना। आ गया हूं, नेक्स्ट इज गोल। क्या रिटायरमेंट का अधिकार सबके पास है? ऑब्वियस, पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हैं। रिटायरिंग का अधिकार सबके पास है, लेकिन रिटायरमेंट का तरीका है। रिमेंबर, आप सभी का कंसेंट लेके रिटायरमेंट ले सकते हो। दूसरा पॉइंट बोलता है अगर आप अपने पास में इसके लिए आपको एक रिटर्न नोटिस देना पड़ता है। दो बातें हैं, कंसेंट सबका ले लो, तो कंसेंट सबका मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात, आपने अग्रीमेंट कर लिया। इफ यू अग्रीड विद द अदर पार्टनर्स कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मिल जाएगा। नंबर 2, नहीं है तो दूसरी बात क्या है, आप अपना एक रिटर्न नोटिस देकर भी अपने आप को फॉर्म से रिटायर कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना बेटा। चले आगे, और बाकी आप पढ़ ही चुके हो, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है? पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। नहीं दिया, यू विल बी हेल्ड लायबल, ध्यान रखना। ओके, आगे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। कि सभी पार्टनर के पास अधिकार है कि अगर उन्हें गुड फेथ में रिटायर एक्सपेल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। सुनना, फॉर्म का पढ़ चुके हो 3 बातें भाई। फॉर्म के अग्रीमेंट था, मेजोरिटी पार्टनर निकालना चाहते थे, गुड फेथ में होना चाहिए था, तो वो 3 बात समझ में आती है। ये 3 बातें क्लियर हैं कि भैया अग्रीमेंट था, मेजोरिटी थी, गुड फेथ था। तो इन 3 केस में तो फॉर्म के से किसी भी पार्टनर को निकाल सकते हो, ये बात तो हमें पता है पहले से। बट पॉइंट इज, अगर गुड फेथ में नहीं था, गुड फेथ में नहीं था, अगर आपको पार्टनर को जिसको एक्सपेल किया जा रहा है उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया, तो ऐसे केस में क्या किसी पार्टनर को एक्सपेल करोगे? आंसर इज नो। ये अधिकार उसके पास में, अब उसे एक्सपेल नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, वो पार्टनरशिप में बना रह सकता है अगर उसका रहना गुड फेथ ऑफ द फर्म था, रहेगा, ध्यान रखना। ओके, उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, उसने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, उसने निकाल सकते आप। ओके, आगे आता हूं। नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। इसके ऊपर क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था बेटा, पता आपको? कैरिंग कंपीटिंग, जो पर्सन पार्टनरशिप, जो पार्टनर मरा नहीं है, जिंदा है, रिटायरिंग ले रहा है, रिटायरमेंट वाला पार्ट है, कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है। सुनना क्वेश्चन मेरा, कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो क्या वो जो पार्टनरशिप बिजनेस आप कर रहे थे, बहुत से बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं मुझे इस बारे में, इसका रिप्लाई सुन लो आज ध्यान से। कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर है, अब वो चाहता है कि जिस पार्टनरशिप फॉर्म से वो निकल के आया है वो वैसा ही सिमिलर बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता है, वैसा ही सिमिलर बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता है। कि अलाउड है, नहीं अलाउड है? आंसर है हां, अलाउड है, बशर्ते क्या नहीं करना उसको? बशर्ते उसने फॉर्म का नाम यूज ना किया हो, बशर्ते उसने फॉर्म के जो कस्टमर्स हैं उनको सोलिसिट ना किया हो, उनको ब्रेक करने की कोशिश ना की हो, तो तब वो कर सकता है। अपना बिजनेस करना है करो, अपनी ब्रांडिंग करनी है करो, अपना प्रमोशन करना है करो। आप सिमिलर बिजनेस, मान लो एग्जांपल, आपकी फर्म बिजनेस करती, आपकी फर्म बिजनेस करती थी फर्नीचर वाला, आप भी फर्नीचर बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम अलग होना चाहिए, आपकी ब्रांडिंग प्रमोशन अलग होना चाहिए। आप उसके नाम को, उसकी असेट्स को उस यूज नहीं करेंगे, तभी तक अलाउड है, ठीक है? अगर करेंगे इट विल बी टर्म्ड एज रेस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस, आपको रोक दिया जाएगा, वैलिड नहीं है, वॉइड है। आप पढ़ लो क्या कह रहा पढ़ना। पॉइंट नंबर 1 इज आउटगोइंग पार्टनर कैन कैरी ऑन द बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म। जो फॉर्म कर रही थी आप वो बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है? और अपने आप को एडवर्टाइज भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, अलाउड है, ठीक है? बट द पॉइंट इज, बट ही कैन नॉट यूज द फॉर्म नेम रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द ओल्ड बिजनेस, कि मैं तो वही बिजनेस कर रहा हूं, उसका वाला चला रहा हूं, या फिर कस्टमर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब नहीं कर सकते। ओल्ड फॉर्म को नुकसान पहुंचा के या उसके नाम को रिप्रेजेंट करके आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते, तब मना है, ध्यान रखना। ओके, बट पॉइंट इज, अगर मान लो कोई पार्टनर रिटायर हुआ एग्जाम्पल, और बाकी देखो कंडीशन नंबर 2 दूसरी आ गई। फर्स्ट क्या पूछा मैंने? आउटगोइंग पार्टनर सेम बिजनेस करना चाहता है, कर ले भाई, अलाउड है, ठीक है? फर्म का नाम यूज मत करना, फर्म की असेट को यूज मत करना, फर्म के कस्टमर को मत तोड़ना, ये बोल के कि मैं ओल्ड बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है? बट तीसरा केस ये आया कि अगर फर्म का कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म को, और बाकी पार्टनर्स ने उससे अग्रीमेंट किया, बोला भाई देख बात सुन ले, एक स्पेसिफिक 6 महीने तक या 1 साल तक तू सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, और अगर वो इस चीज पे अग्री करता है कि मैं नहीं करूंगा, अब बताओ बेटा, तो क्या वो 6 महीने तक, उस लिमिटेड टाइम पीरियड तक, या उस लिमिटेड स्पेस के अंदर जहां तक उसको मना किया गया लोकल लिमिट के अंदर, क्या तब कर पाएगा? आंसर इज नो। ऐसे केस में जब उसने खुद ने अग्री कर लिया कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक नहीं करूंगा, स्पेसिफिक एरिया में नहीं करूंगा, तो ऐसे केस में अगर करता है तो इट विल बी टर्म्ड एज रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कहा जाएगा उसको। बट अगर मान जाता है तो उसे फिर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं कहा जाएगा। अगर वो नहीं करता, सिंपल सी बात है, कहता भैया 6 महीने रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, रुक गया वो, और एरिया में भी नहीं कर रहा, कहीं और जाए कर रहा है, कहीं और कर रहा है और टाइम में भी नहीं कर रहा, तो पॉइंट इज उस केस में उसको रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? वैलिड है, इन शॉर्ट ऐसे केस में दैट पर्टिकुलर बिजनेस विल बी वैलिड, वो कर सकता है, लॉफुल बिजनेस, उसका ध्यान रखना। ओके, आगे आता हूं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। ये बात समझो भाई, यहां पर मैं
रिटायरिंग की बात नहीं कर रहा, रिटायरमेंट वाला लेके जाएगा वैसा अपना, मैं बात कर रहा हूं मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो जो पर्सन गया मतलब डेथ हो गया, मान लो एग्जांपल, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ आउटगोइंग रिटायरिंग पार्टनर को बोलते हैं, मान लो रिटायरमेंट वाला पार्टनर तो अपना पैसा लेके जाएगा जाएगा, उसको मिलता है। बट अगेन द क्वेश्चन इज, डेथ वाले केस में जिस पर्सन को बेनिफिट ट्रांसफर होता है उस व्यक्ति को कहा जाता है बेटा ट्रांसफरी, जिसके नाम पर बेनिफिट ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफरी बोलते हैं। तो क्वेश्चन इज, डेथ वाले केस में जो ट्रांसफरी है जिसके नाम पर बेनिफिट ट्रांसफर होगा उसे क्या मिलता है बेनिफिट के नाम पर? बेटा उसे मिलता है डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग, उसे मिलता है उस डिजीज पार्टनर के कैपिटल पे अगर कोई इंटरेस्ट था वो मिलता है। बट द पॉइंट इज, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर जो आपसे पूछने हैं मुझे। क्या एक ट्रांसफरी जब बिजनेस का, जब किसी डिजीज पार्टनर का शेयरिंग ले रहा होता है, बेनिफिट ले रहा होता है, तो क्या उस ट्रांसफरी को उस पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने का अधिकार है? नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, क्या उस पार्टनरशिप फॉर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या वो पार्टनरशिप अकाउंट के बुक ऑफ अकाउंट या बिजनेस के अंदर चैलेंज कर सकता है? आंसर इज नो, चैलेंज करने का अधिकार भी नहीं है। जो डिसाइड कर दिया पार्टनर्स ने वही उसे मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आप पढ़ लो क्या कह रहा है पढ़ना भाई। राइट है सब पार्टनर का, क्या पार्टनर है? जहां पर कोई पार्टनर मर जाता है तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं, वहां पर सर्वाइविंग जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है या फिर उसका उसके बिहाफ पर जो सेटलमेंट होता है उसकी ट्रांसफरी को वो क्या मिलता है? पहला पॉइंट बोलता है भैया प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। नंबर वन इज कॉल, आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा उस पार्टनर का टिल द डेट जब तक वो पार्टनर था, नंबर वन। नंबर टू, और क्या मिल सकता है? आपको उसकी अमाउंट ऑफ कैपिटल के ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ध्यान रखना कब मिलता है? ओनली इफ इट इज अग्रीड। अगर जो आपने ओनली इफ अग्रीड, अगर अग्रीड था पहले से पार्टनर्स के बीच में कि मिलेगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। जानते हो एक्ट मना करता है, एक्ट कहता है भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देने वाले हम लोग, एक्ट मना करता है। बट आपने अग्री कर रखा था मिलेगा, सिंपल सी बात। आगे आओ, आगे बोल रहा है हमारे पास में नेक्स्ट इज कॉल्ड राइट टू डिसॉल्व द फॉर्म। राइट टू डिसॉल्व, ये अधिकार सबके पास है भाई, ध्यान रखना। कोई पार्टनर चाहे तो फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है, खासकर पार्टनरशिप एट विल वाले पार्ट के अंदर, याद रखना। तो पॉइंट है, नॉर्मल तो हम तरीके पढ़ेंगे, जो 5 तरीके हमारे पास में, 5 तरीके। पहला तरीका हमारे पास में बाय अग्रीमेंट, सभी पार्टनर आपस में अग्री कर लो तो डिसॉल्व हो जाएगा। नंबर 2 कंपल्सरी डिसोल्यूशन, हम पढ़ेंगे कंपल्सरी मतलब क्या है भाई, करना ही पड़ेगा ऐसी कंडीशन है। नंबर 3 डिसोल्यूशन और हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, कुछ ऐसे केस है जहां पर आपके पास में आपको फॉर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, पार्टनर विल के अंदर नोटिस देकर फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। नंबर 5 इज बाय कोर्ट, कोर्ट भी चाहे तो फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो क्वेश्चन यह है कि सभी पार्टनर के पास अधिकार है कि फॉर्म को अगर डिसॉल्व करना चाहे तो पार्टनर फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है भैया, खासकर अगर आपके पास पार्टनरशिप एट विल है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ऐसे केस में कोई एक पार्टनर भी अगर नोटिस दे देता है बाकी पार्टनर को अपनी इंटेंशन डिसॉल्व का, हम पहले पढ़ चुके हैं रखना, दे देता है, तो उस केस में उस फॉर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। चाहे बेशक दोबारा स्टार्ट कर लो बट वहां पे डिसॉल्व करना पड़ेगा। डन है गाइस? तो ये पार्ट तक इसका हमारे पास राइट्स ऑफ पार्टनर की रिगार्डिंग बात थी। डन है गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, बड़ा प्यारा पार्ट है। अब एक बात समझना, ड्यूटीज मतलब है ऑब्लिगेशन गाइस। ड्यूटीज बोले तो ऑब्लिगेशंस, वो ऑब्लिगेशन जो आपके ऊपर एक्ट ने डाली है, मतलब एक्ट ने है, रखना डिसाइड ने एक्ट ने बोली है। अगर आप पार्टनर हो तो आपके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट की ड्यूटी अप्लाई होती है। Being a partner, you are obliged, obligation मतलब obliged, दायित्व आपके पर, ये दायित्व आपके हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है पढ़ना? फर्स्ट है जनरल ड्यूटीज में पढ़ते हैं, पार्टनर्स आर बाउंड, सभी पार्टनर बाउंड होते हैं। बाउंड हो, ऑब्लिगेशन है तो बाउंडेशन लेके आती है। ऑब्लिगेशन है तो आपको बांधेंगे यारो, करना पड़ेगा। तो बाउंड क्या है? नंबर 1 बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ फॉर्म टू इट्स ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, मतलब किसी फॉर्म में पार्टनर हो तो आप उसके फॉर्म को, बिजनेस को उसके हाईएस्ट एडवांटेज तक लेके जाओगे। आपका कोई भी काम होगा तो फॉर्म के लिए आपका ही काम होगा। ये नहीं कि कुछ काम यहां कर रहे हो और बाकी अपना काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर बेनिफिट है तो फॉर्म के बेनिफिट को ही प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 टू बी जस्ट एंड बी फेथफुल, एक दूसरे के लिए आपको फेथफुल रहना जरूरी है। ये नहीं कि भैया उसकी जेब काट लूं, उसको फंसा दूं, फ्रॉड कर दूं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तीसरा टू रेंडर ट्रू अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन फॉर्म, अगर आपके पास, अगर आप फॉर्म के बिजनेस अकाउंट संभाल रहे हो, बुक ऑफ अकाउंट संभाल रहे हो, बुक ऑफ अकाउंट की, बुक्स ऑफ अकाउंट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना बाकी पार्टनर्स को, ये आपकी ड्यूटी है, ऑप्शन नहीं है। नंबर 2, और अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है आपके पास में जो विच कैन अफेक्ट, लिखता हूं, विच कैन अफेक्ट द बिजनेस, विच कैन अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, बिजनेस, अगर फर्म के बिजनेस को
कोई इन्फॉर्मेशन अफेक्ट कर सकती है या फिर किसी फर्म के पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसे केस में ऐसी इंफॉर्मेशन को अपने तक नहीं रखोगे आप। ये ड्यूटी आपकी है कि वो इंफॉर्मेशन आप बाकी पार्टनर के साथ में शेयर करोगे ही करोगे। ये आपकी फर्स्ट ड्यूटी बनती है। एंड विच इज ड्यूटी कौन सी? आपकी जनरल ड्यूटी बनती है, नंबर 1। नंबर 2 पे आता हूं, बताना मुझे। नंबर 2 कहता है भैया ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अब बताओ, अगर आपके फ्रॉड की वजह से फर्म को या किसी पार्टनर को नुकसान हो गया, अब बताओ भाई लोगों, सोच के बताना। तो कॉमन सी बात है, आपको इंडेमनीफाई मतलब आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। इट इज ड्यूटी टू कंपनसेट। वो भी कैसे बेटा? पर्सनली। अब बात समझ, दो बातें बोलूंगा यहाँ पर। दो बातें क्या पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे? हम पहली बात पढ़ते हैं कि नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि भाई ईच एंड एवरी पार्टनर इज हैविंग अ म्यूचुअल एजेंसी पार्ट। रिमेंबर, इन शॉर्ट कहने का मतलब, अगर एक पार्टनर ने गलती की, एक पार्टनर से नुकसान हुआ और फ्रॉड नहीं किया, कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, तो ईच एंड एवरी पार्टनर, बाकी पूरी फर्म मतलब बाकी सारे पार्टनर लायबल है उसके लिए। नॉर्मल केस में इट इज जनरल लीगल स्टेटस ऑफ फर्म। स्टेटस क्या बोलता है भैया? सिंपल सी बात, अगर एक नुकसान हुआ है सब शेयर करेंगे, बट द पॉइंट इज अगर नुकसान जानबूझकर किया है, अगर मिसकंडक्ट किया है, अगर पर्सनल बेनिफिट के लिए किया है, तो लोग कहता है भैया ऐसे केस में माफी नहीं है, आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा उस लॉस के लिए, और ये लॉस आपका पर्सनल लेवल वाला रहेगा, बाकी पार्टनर शेयर नहीं करेंगे। नंबर 2। नंबर 3 कह रहा है नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस। अब बात सुनना, अभी बात आई थी कि क्या कोई पार्टनर बिजनेस कर पाएगा? हाँ कर पाओगे, बट निकलने के बाद। अगर सेम फर्म में रह के सेम फर्म का बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, सिंपल सी बात है, अपनी जिस फर्म के पार्टनर हो उसी फर्म को कंपटीशन देने बैठ गए तुम, तो यहां पर गलती तुम्हारी है ना भाई। सिंपल सी बात, क्या बोलेंगे? वेदर रेस्ट्रेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे केस में शैल नॉट कैरी ऑन एनी अदर बिजनेस। तो वहां पर अगर फर्म के पार्टनर हो तो ऐसे केस में आप कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकते। अगर करते हो, वो भी सुन लो, अगर करते हो तो उस बिजनेस से आया हुआ प्रॉफिट, द प्रॉफिट अकर्ड फ्रॉम द बिजनेस, द प्रॉफिट अकर्ड फ्रॉम योर पर्सनल बिजनेस, जो आपने पर्सनल बिजनेस से, जो कि आपका कॉम्पिटिंग बिजनेस था फर्म का, वो जो आया, आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू रिटर्न दैट मनी टू द फर्म। आपको फर्म को देना पड़ेगा। फर्म के नाम को यूज किया, फर्म की संपत्ति यूज किया, वो पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। आगे आता हूं, नेक्स्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन फॉर लॉसेस। बात क्लियर है भैया? भाई मैंने हमेशा बोला, लिसन टू मी गाइस, पहले ने क्या होता था, पहले आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ना ये लिखा नहीं मिलता था, खाली डेफिनेशन ये होती थी पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब लॉस वर्ड लिखते नहीं है डेफिनेशन में, तो क्या इसका मतलब ये लॉस शेयर ही नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो पार्टनर वो है जो लॉस भी शेयर करता है। तो पॉइंट याद है, लॉस का शेयर कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, जिस रेशियो में प्रॉफिट मांग रहे हो उसी रेशियो में आप लॉस भी शेयर करोगे, और अगर रेशियो नहीं है तो यू विल शेयर द लॉस इक्वली, आपको इक्वली शेयर करना पड़ेगा। आगे आता हूं, इंडेमनीफाई फॉर द लॉस ड्यू टू विलफुल नेग्लेक्ट। अगेन वही पॉइंट है, विलफुल मतलब जानबूझकर नेग्लेक्ट किया, इसी को बोलते हैं मिसकंडक्ट। पढ़ चुके हो आप। अगर मिसकंडक्ट करते हो किसी फर्म के अंदर, पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में अगेन द फर्म इज, यू हैव टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस टू द फर्म, आपको पे करना पड़ेगा। आगे आता हूं, अब बताओ, फर्म में रह के क्या कोई मैं सीक्रेट प्रॉफिट कमाना चाहूं? पर्सनल प्रॉफिट, आई कैन यूज दी वर्ड, इसी को बोलते हैं, और सीक्रेट प्रॉफिट। सीक्रेट बोलते हैं ऐसा प्रॉफिट जिसकी इंफॉर्मेशन बाकी पार्टनर को नहीं है। तो क्या अलाउड है? क्या आंसर इज नो। एवरी पार्टनर इज बाउंड not to do and not to perform and not to make, not to gain any secret profit। नहीं अलाउड है भैया। अगर करते हो you have to return that money to the firm। पॉइंट क्या पढ़ना? कह रहा है पार्टनर shall account for profit and pay it to the firm। अगर कमा भी लिया तो वापस पे करो, अगर खुद के लिए भी कमाया तो ही वापस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने फर्म के नाम को यूज करके कमाया है तो याद रखना, नाम यूज किया, प्रॉपर्टी यूज की, उस केस में आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी बनती है। अगला बोला, सेम पॉइंट वहां पे भी आ गया, नो कंपीटिंग बिजनेस। अगर कोई पार्टनर कंपीटिव फर्म में रह के फर्म के कंपटीशन में काम कर रहा, पढ़ चुके हैं पहले इस बात को, तो उस केस में आपको पढ़ाना हमने, आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। पे ऑल सच प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू दी बैक टू द फर्म, इजाफा देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड नॉट टू असाइन हिज राइट्स। अब बताओ भाई, मैं किसी फर्म का पार्टनर हूं और मैं अपनी ड्यूटीज को, अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को किसी और के साथ शेयर करना चाहूं, अलाउड है क्या? सोचो, गेस करो। अगर मैं बीइंग ए पार्टनर ऑफ अ फर्म, मैं चाहूं कि मेरी जो राइट्स हैं वो मैं अपने भाई को दे दूं, अलाउड है? आंसर इज नो। लेकिन अगर बाकी पार्टनर रेडी हो गए तो राइट अधिकार अलाउड है। पॉइंट क्या पढ़ना? कह रहे सर, नॉट असाइन, एनी पार्टनर हैज नॉट असाइन हिज राइट और इंटरेस्ट ऑफ द फर्म टू एन आउटसाइडर। किसी आउटसाइडर को आप ये सब नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरा, अगर बाकी सारे पार्टनर ने कंसेंट लिया हो तो कर सकते हो, बाकी पार्टनर नहीं तो कर सकते हो। और याद रखना, इस ऐसे केस में अगर करते हो तो यहां पर आपके पास में पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर डिसॉल्व भी कहलाए, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप हटे,
कोई नया पर्सन आया तो उसको पार्टनर, बाकी पार्टनर एडमिशन भी ट्रीट कर सकते हैं। रिमेंबर, आगे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड गाइस टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। अब बात समझना, अथॉरिटी का मतलब क्या है भैया? सिंपल सी बात, एक वर्ड बोलते हैं हमारे पर, वर्ड आता है इंप्लाइड अथॉरिटी। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास इंप्लाइड अथॉरिटी। एक अथॉरिटी मतलब क्या है भैया, इसका मीनिंग समझना गाइस। इंप्लाइड अथॉरिटी बोला नहीं गया, एक्ट में लिखा भी नहीं गया, बट कहा गया कि भैया फिर भी आपकी एक ड्यूटी है। अगर आपको कोई एग्जांपल, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं लिखा, नहीं कहा किसी ने कि भैया तुम्हें फर्म का नाम यूज करना है। एग्जांपल, मैं एक बैंक अकाउंट खुलवाने गया फर्म के बिजनेस का, तो नाम किसका यूज करूंगा? मेरा खुद का? नहीं भैया, किसका यूज करूंगा? फर्म का यूज करूंगा। मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं फर्म के लिए, फर्म के बिजनेस के लिए, तो नाम भी किसका होगा? फर्म का होगा। तो पॉइंट ये आता है, सभी पार्टनर के ऊपर अथॉरिटी, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू, कि बाउंड है किस चीज के लिए? टू यूज द नेम, टू यूज द नेम ऑफ द फर्म। फर्म का नाम यूज करेंगे जब जब वो फर्म का बिजनेस डील कर रहे होंगे, while डीलिंग इन बिजनेस ऑफ द फर्म। जब जब अपने पास में फर्म का बिजनेस कर रहे होंगे तो वहां पर फर्म का नाम यूज करना आपके लिए मैंडेटरी है, चॉइस नहीं है भाई। ये तो नुकसान कर दो उसको, पहुंचाओगे, नुकसान पहुंचाओगे। तो पॉइंट ये है, कह रहा है भैया एवरी पार्टनर हैज बाउंड ड्यूटी, क्या है कि वो उसकी फर्म की जो स्कोप है, एरियाज हैं, उसी अकॉर्डिंग काम करो। एरिया स्कोप मतलब इन शॉर्ट यू शुड एपरेंट ड्यूटी, क्या है कि आप उस फर्म का नाम यूज करोगे। रिमेंबर, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में भी फर्म का नाम आना चाहिए। कोई डीलिंग कर रहे हो, डीलिंग में फर्म का नाम आना चाहिए। सिंपल सी बात है, फर्म का नाम आपके लिए मस्ट है, तभी आप फर्म के बिहाफ पे काम कर रहे हो। मतलब इन शॉर्ट सिंपल सी बात आप पढ़ते हो कि दे दे म्यूचुअल एजेंसी ना भाई, आपके बाकी पार्टनर एजेंट्स के रूप में काम कर रहे हैं। जब वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप भी उनके लिए काम करोगे ना, ड्यूटी आपकी ध्यान रखना। आगे आता हूं, ये पार्ट खत्म हो गया बेटा हमारे पास में, तो राइट खत्म एंड ड्यूटी वाला पार्ट खत्म हो गया। एक बार और देख लो हमारे पास में, ये नेक्स्ट में करा दो, काम करता हूं क्योंकि अब कुछ ही टॉपिक बचे हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रांसफरी वाला पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अपने पास में रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन वाला पार्ट। तो 3 से 4 पार्ट बचे हैं और हमारे पास क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, जो मुझे एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेने हैं, जो क्वेश्चन मुझे आप लोगों के साथ लेने हैं वो वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आई विल प्लान कि मैं इसका एक सेपरेट क्लास में कवर करूं। ठीक है, तो पार्टिसिपेट के 2 पार्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके, तो 2 पार्ट में हम इसे कवर कर लेंगे, पूरा पार्ट कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। फिर भी कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, चेक करूंगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कवर करूंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला पार्ट, ट्रांसफरी के राइट और रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।